सो इंड एस 103 लेक्चर नंबर 2 रिवीजन। हमने कल परचेज कंसिडरेशन तक आ गए थे और परचेज कंसिडरेशन के अंदर हमने कल 3 चीजें खत्म करी। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। आपको कुछ याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं वापस रिकॉल करा देता हूं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हमने ये पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ पीसी में। इन दिस स्क्रीन इज विजुअल आई गेस, है ना। चलो, सो जब भी हम 103 के में परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं तो मैंने आपको बोला था कि फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स गिवन अप बाय द एक्वायरर एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, इसको हमने समझा था। इसके अलावा कोई कैश कंसिडरेशन भी दिया जा सकता है। अगर कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के मामला सामने आता है ड्यूरिंग द परचेज कंसिडरेशन, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जब भी परचेज कंसिडरेशन में दिया जाएगा तो फिर वो उसकी फेयर वैल्यू के बेसिस पर दिया जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन और फिर हम गए थे फेयर वैल्यू ऑफ द डेफर्ड कंसिडरेशन। लास्ट इसमें नोट 4 हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स पेंडिंग है और सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक एडजस्टमेंट पेंडिंग है, जिसको हम ये 2 एडजस्टमेंट्स हमारे परचेज कंसिडरेशन में पेंडिंग है। इसके बाद हमारा परचेज कंसिडरेशन का कंसेप्ट पूरा ओवर हो जाएगा। आई होप आपने रिवीजन किया होगा और जितने क्वेश्चंस मैंने कल डिस्कस करे थे वो आपने एक बार सॉल्व किए होंगे। चलिए, तो आ जाते हैं अपन शेयर बेस्ड पेमेंट पे। अब शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड और परचेज कंसिडरेशन का क्या रिलेशन है आपस में, पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है। भाई मैंने आपको क्या बोला था कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है कि एक्विजिशन हो रहा है। एक्विजिशन के दौरान काय का एक्विजिशन हो रहा है? बिजनेस का एक्विजिशन हो रहा है। बिजनेस एक्विजिशन के दौरान जो एक्वायरर है, जब एक्वायरी कंपनी का को एक्वायर करेगा तो उस दौरान अगर एक्वायरी कंपनी में कोई शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम रनिंग है मतलब उसका वेस्टिंग पीरियड अबाउट टू कंप्लीट है, अभी वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ, तब क्या एडजस्टमेंट पॉसिबल होगा। इसलिए ये शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए अलग से एक नोट नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो एक्वायरी कंपनी हैज शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम एंड एक्विजिशन टुक प्लेस ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड के दौरान एक्वायरी कंपनी को किसी एक्वायरर ने एक्वायर कर लिया और उस दौरान वेस्टिंग पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ था, मतलब वेस्टिंग पीरियड मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का वेस्टिंग पीरियड है और अभी 2 या 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए, मतलब खत्म नहीं हुआ है अभी वेस्टिंग पीरियड। उस दौरान क्या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं? तो 2 चीजें होंगी, या तो जो शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम जो है वो रिप्लेस कर दी जाएगी बाय पेरेंट। क्यों? क्योंकि कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? पेरेंट के हाथ में आ गया। अब जब कंट्रोल पेरेंट के हाथ में आ गया तो आप ये मान के चलना कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि जो पेरेंट है, पेरेंट मतलब होल्डिंग कंपनी क्या कर सकती है सर? वो शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम को रिप्लेस कर सकती है मतलब टर्म्स कंडीशन चेंज कर सकती है। एम्प्लॉइज विल गेट इक्विटी शेयर्स ऑफ द पेरेंट। क्यों? क्योंकि देखो अगर एक्विजिशन नहीं होता तो एक्वायरी कंपनी जो शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम के दौरान जो शेयर्स देती वो किसके देती सर? वो देती खुद की। लेकिन अब क्योंकि बिजनेस एक्विजिशन हो गया, कंट्रोल पेरेंट के हाथ में चला गया, अब एम्प्लॉइज को बिफोर कंट्रोल किसके शेयर्स मिलने वाले थे सर? एक्वायरी कंपनी के। लेकिन मान लीजिए अगर शेयर बेस्ड पेमेंट रिप्लेस हो गए तो उस दौरान शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम में जो इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं एम्प्लॉइज ऑफ एक्वायरी कंपनी को, वो ऐसा हो सकता है कि पेरेंट कंपनी की इक्विटी शेयर्स मिले। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमें 2 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो वो पीरियड जो वेस्टिंग पीरियड में खत्म हो चुका है, दैट इज एक्सपायर्ड पोर्शन। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मान लीजिए 5 साल का वेस्टिंग पीरियड था और 2 साल जैसे ही खत्म हुए, 3rd ईयर की बिगिनिंग में बिजनेस एक्विजिशन हुआ, तो कैन आई से 2 इयर्स इज माई एक्सपायर्ड पोर्शन एंड 3 इयर्स इज अनएक्सपायर्ड पोर्शन। अनएक्सपायर्ड पोर्शन आपको समझ में आया? एक्सपायर्ड पोर्शन समझ में आया? यस। अच्छा, ये टोटल कितना होगा सर? ये टोटल वेस्टिंग पीरियड का होगा। ओके, नाउ अगर हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं? अगर ऐसा अवार्ड्स, ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स हैं वो रिप्लेस कर दिए किसने? पेरेंट कंपनी ने। पेरेंट कंपनी मतलब एक्वायरर ने, जिसने परचेज किया है बिजनेस, उसने अगर ऐसा किया तो 2 चीजें। पहला हमें कैलकुलेट करने पड़ेगा एक्सपायर्ड पोर्शन में क्या करना रहेगा? फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। हमें सबसे पहले डिटरमाइन करनी पड़ेगी फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम।
ठीक है, और किस डे पे, डेट ऑफ एक्विजिशन पे, क्योंकि आपको याद है हम सारी अकाउंटिंग कौन सी डेट पे कर रहे हैं, जिस डेट पे कंट्रोल आया, जिस डेट पर बिजनेस एक्वायर हुआ, वही होती है हमारी डेट ऑफ एक्विजिशन। और उसको डिवाइड कर देंगे हम ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड या फिर रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड। अब रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड क्यों लिखा मैंने, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्यों? क्योंकि जब शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम रिप्लेस ऑफ हो रही है तो हो सकता है वेस्टिंग पीरियड को बढ़ा के 5 की जगह 6 भी किया जा सकता है, और कम भी किया जा सकता है, 4 भी किया जा सकता है, 3 भी किया जा सकता है। अपने एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बोला ना कि वेस्टिंग पीरियड मान लीजिए अपनी स्कीम में, मान लो एक कंपनी है, समझ लेना HD लिमिटेड। HD लिमिटेड पे कंट्रोल किसका आया, HD लिमिटेड पे कंट्रोल आया किसका सर, HD लिमिटेड पे कंट्रोल आ गया हर्ष लिमिटेड का। अब ये जो हर्ष लिमिटेड है ये क्या करेगी, ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम HD लिमिटेड में चल रही थी तो उसके एम्प्लॉइज को शेयर्स देगी, और अगर शेयर्स दे रही है साथ ही साथ वेस्टिंग पीरियड पे भी तो कंट्रोल हो सकता है, और वेस्टिंग पीरियड 5 की जगह 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। बट एक्सपायर्ड पोर्शन से कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्सपायर्ड पोर्शन मतलब जिस दिन बिजनेस एक्वायर हुआ है उससे पहले तक का पीरियड, उससे कम कैसे हो जाएगा? यस और नो? यस। अच्छा, यहां एक और चीज लिखी है, डिवाइड किससे करना है, फेयर वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम को ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन को डिवाइड करना है या तो ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड से या फिर रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड, विच एवर इज हायर, और इनटू एक्सपायर्ड पीरियड, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड। ये एक्सपायर्ड पीरियड लिखा हुआ है, ठीक है, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड। तो ये जो आ गया ये हम इसको पॉइंट नंबर ए बोलेंगे, और ये पेरेंट की बुक्स में कहां पे आएगा, पीसी में इंक्लूड कर देंगे अपन, पीसी में इसको ऐड कर देंगे, और एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट टू शेयर बेस्ड पेमेंट्स की, ठीक है, और ये क्या पीसी का पार्ट हो जाएगा। प्लस जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन है, अनएक्सपायर्ड पोर्शन मतलब बिजनेस एक्विजिशन की बात हो रही है अब, तो टोटल फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम जो कि रिप्लेसमेंट वाला है, लेस कर देंगे अपन उसमें से एक्सपायर्ड पोर्शन, तो आ जाएगा अपना अनएक्सपायर्ड पोर्शन। और अनएक्सपायर्ड पोर्शन को हम एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ओवर रिमेनिंग पीरियड, रिमेनिंग जो भी रिप्लेस्ड अवार्ड हैं उसके बेसिस पे हम इसको बुक्स में यूटिलाइज करेंगे, और होल्डिंग कंपनी की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री आएगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम। ये एंट्री कहां पे डिफाइन थी, ये एंट्री थी 102 में। ये वही हर्ष लिमिटेड और HD लिमिटेड वाला मैंने एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको जूम करके आप पढ़ सकते हो आराम से, आपको मैंने हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई होल्डिंग कंपनी रिप्लेस ना करे अवार्ड्स को, और सच शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड आर स्टिल एग्जिस्टिंग एज शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब ये रिप्लेस ही नहीं हुए। सर अगर रिप्लेस नहीं हुए तो सब्सिडरी, जो सब्सिडरी कंपनी है मतलब जो एक्वेरी कंपनी है, वही उसी की शेयर्स मिलेंगे किसको, एम्प्लॉइज को। वहां पे क्या हो रहा था, एम्प्लॉइज को मिल रहे थे एक्वायरर के शेयर्स, यस और नो, और यहां पे क्या हो रहा है, एम्प्लॉइज को मिल रहे थे एक्वेरी के, एक्वेरी मतलब सब्सिडरी की, ओके। तो यहां पर किसकी बुक्स में एंट्री आएगी, सर जब रिप्लेस ही नहीं हुए तो सब्सिडरी एक्वेरी की बुक्स में आएगी, और इसकी बुक्स में कैसे चलेगी, जैसे इंड AS 102 में होता था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की तरह, यस और नो। पेरेंट की बुक्स में कोई एंट्री आएगी क्या, नो सर, क्यों, क्योंकि पेरेंट का इससे कोई लेने देना ही नहीं है। सर क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब ग्रुप की अकाउंटिंग होगी, ग्रुप के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो वहां पे कोई एंट्री आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्यों, क्योंकि नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि भाई साहब यहां पर एम्प्लॉइज को इक्विटी शेयर्स कौन दे रहा है, सब्सिडरी दे रही है, तो सब्सिडरी मतलब एक्वेरी कंपनी जिसका आप कंट्रोल नहीं है। सर जब कंट्रोल ही नहीं है तो ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हुआ ना, यस और नो, आंसर इज यस, ओके। तो ये कंसेप्ट है और इसका यही एक्सप्लेन वाला चार्ट है, मैंने आपको ये बता दिया पूरा, एम्प्लॉइज HD लिमिटेड, हर्ष लिमिटेड, जो मैंने आपको एग्जांपल लिया था ये वही एग्जांपल है, ठीक है। चलो, तो इससे रिलेटेड मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है पेज नंबर 12.69 पर, ग्रीन लिमिटेड, इलस्ट्रेशन 27 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, ग्रीन लिमिटेड अक्वायर्ड पॉल्यूशन लिमिटेड एज पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट, ग्रीन लिमिटेड हैज टू, ग्रीन लिमिटेड ने एक्वायर किया तो ग्रीन लिमिटेड कौन हुई, एक्वायरर, दैट इज द पेरेंट कंपनी, और इसने क्या किया है, रिप्लेस करे हैं पॉल्यूशन लिमिटेड के एग्जिस्टिंग इक्विटी सेटल्ड अवार्ड, इक्विटी सेटल्ड अवार्ड मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट वाले अवार्ड्स, ओके। द ओरिजिनल अवार्ड्स स्पेसिफाई अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ 5 years, एट द एक्विजिशन डेट पॉल्यूशन लिमिटेड एम्प्लॉइज हैव ऑलरेडी रेंडर्ड 2 years, 5 साल का टोटल वेस्टिंग पीरियड था और 2 साल ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं।
As required, Green Limited replaced the original awards with its own share-based payment awards, replacement award जिसको बोलेंगे. Under the replacement award, the vesting period is reduced to 2 years from the acquisition date. मतलब पहले total vesting period था 5 साल, आफ्टर एक्विजिशन टोटल वेस्टिंग पीरियड 4 साल है. यहां पर एक्सपायर्ड 2 साल हो चुके हैं और ये बोल रहा है कि डेट ऑफ एक्विजिशन से सिर्फ 2 ही साल बचे हैं, तो टोटल कितने हुए? 4 ही साल हुए. ओके. द वैल्यू मार्केट बेस्ड मीजर, मतलब ये क्या दी है आपको? फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड्स एट द एक्विजिशन डेट आर एस फॉलोज. ओरिजिनल अवार्ड्स कितने हैं? 500 की थे, लेकिन रिप्लेसमेंट पे 600 के हो जाएंगे. एज द एक्विजिशन डेट, as of the acquisition date, all the awards are expected to vest. Determine the accounting for the above replacement award. सिर्फ अपने से नोट नंबर 4 पूछा गया है. अब आपको बस कुछ नहीं लिखना है. देखो एक्सपायर्ड पीरियड कितना है? 2 years. वेस्टिंग पीरियड ओरिजिनल कितने थे? 5 साल. रिवाइज वेस्टिंग पीरियड 2 + 2 4 years. फेयर वैल्यू ओरिजिनल की कितनी थी? 500. फेयर वैल्यू रिप्लेसमेंट की कितनी थी? 600. अपने को सबसे पहले निकालना पड़ेगा. अच्छा, क्या यहां पर रिप्लेस हुए हैं पेरेंट द्वारा? हां. तो अपने को क्या करना रहेगा? सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ओरिजिनल वाले की कितनी है? 500 डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज्ड वेस्टिंग पीरियड, विच एवर इज हायर. तो हायर कौन है? 5 या 4? सर 5. तो डिवाइड बाय 5 और इसमें से कितने इंटू मल्टीप्लाई कितना करना है? 2 years जो लैप्स हो चुके हैं, तो आ जाएगा 200. 200 इज पार्ट ऑफ द पीसी. ये पीसी में इंक्लूड होगा बिकॉज ये ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन लैप्स हो चुका है 2 साल का पीरियड. अनएक्सपायर्ड पोर्शन विल बी 600. अब हो गई उसकी वैल्यू लेस 200 ये वाला, तो 400 विल बी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर 2 years. यही उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. बस इन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्यूशन किया है, हम ये वाला भी कर सकते हैं. याद रखिएगा, हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर क्लियर हुआ तो हम आंसर लिख सकते हैं. अगर हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ तो इतने बड़े चैप्टर में हम अटक जाएंगे. और मैं आपको बोल रहा हूं, जब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट एक तरह से जो हम सीए फाइनल एक तरह से जो हमने सीए इंटर में अमालगमेशन पढ़ा है, उससे बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे वाली चीज है, बट ये है उतना ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग. आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 28 में. यहां पे पी लिमिटेड है और रियल स्टेट कंपनी है. एक्वायर्स क्यू लिमिटेड, अनदर कंस्ट्रक्शन कंपनी विच हैज एन एग्जिस्टिंग इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम. द अवार्ड्स वेस्ट आफ्टर 5 years of employee service as the acquisition date. Company Q employees have rendered 2 years of service. None of the awards are vested at the acquisition date. P did not replace the existing share-based payment scheme but reduced the remaining vesting period from 3 to 2. यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वेस्टिंग पीरियड कम हो गए हैं. वेस्टिंग पीरियड कितने? 3 साल जो रिमेनिंग थे उसमें से सिर्फ 2 ही साल अब बचे हुए हैं. तो टोटल 5 शुरुआत में थे, लेकिन अब बचे हैं 4. ओके. द कंपनी P determines that the market based measure, मतलब फेयर वैल्यू of the award at the acquisition date is 500 based on the measurement principle and conditions of the acquisition date as per Ind AS 102. Determine the accounting for market based measure. तो कुछ नहीं करना है. नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड है. नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड में इनको काय के मिलेंगे? क्यू लिमिटेड के हिसाब से क्यू लिमिटेड की बुक्स में ही अकाउंटिंग होगी और क्यू लिमिटेड ही अपने इक्विटी शेयर्स देगा अपने एम्प्लॉइज को. यस और नो? और ये किस तरह से एंट्री करेगा? 102 के हिसाब से इट विल बी कंसिडर्ड एज employee benefit expense throughout the remaining vesting period. yes or no? remaining vesting period 2 साल ही बचा है, तो बस कर दो. 500 into 2 divided by 5, rupees 200 will be included in pre combination period and is allocated to NCI on acquisition date. remaining 300 is accounted over remaining vesting period of 2 years. तो ये जो 500 था ये ओरिजिनल था. बस इसमें से याद रखना 2 साल जो एक्विजिशन तक है, एक्सपायर्ड पोर्शन वाला है, उसको अपन क्या कर लेंगे भाई साहब? 500 में से एक्सपायर्ड पोर्शन निकाल दो, तो जो अनएक्सपायर्ड बचा वो कहां पे जाएगा? वो रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड 2 साल में रिकॉग्नाइज होता चला जाएगा. बस वही किया है इन्होंने. देखो, ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन नेट एसेट्स ऑफ क्यू लिमिटेड डेबिट टू एनसीआई 200 एक्सपायर्ड पोर्शन 500 डिवाइड बाय 500 इनटू 200 अनएक्सपायर्ड पोर्शन 500 लेस 200 डिवाइड बाय इक्वल्स टू 300. तो ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर ओवर 2 years. ग्रुप में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिखेगा और एस लिमिटेड में क्यू लिमिटेड के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व में चला जाएगा. इज दैट क्लियर? हाँ सर. क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ही तो कहलाएगा. तो एंट्री अपन Ind AS 102 में क्या करते थे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट
रिजर्व अगर हम सिर्फ इक्विटी में पेमेंट कर रहे हैं। तो ये था हमारा नोट नंबर 4। आई होप यहां तक क्लियर होगा। आगे आते हैं अपन सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज नथिंग बट एनी अमाउंट पेड और रिसीव्ड बाय एक्वायरर टू एक्वायरी ड्यू टू प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। एक्विजिशन के अलावा कोई प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस रिलेशनशिप है एक्वायरर और एक्वायरी के बीच में, और उस रिलेशनशिप की वजह से कोई अमाउंट या तो दिया जा रहा है या अमाउंट लिया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। उस पेमेंट को अपन बोलेंगे सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इस सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे बुक्स में? अगर ये नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है तो ये फेयर वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट में आएगा, और अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है तो फिर ये एक तरह से रीएक्वायर्ड राइट जो अपन ने सेकंड नोट नंबर 2 में पढ़ा था नेट एसेट्स निकालते टाइम, उसी तरह जैसे फेयर वैल्यू लेस कैरिंग अमाउंट और सेटलमेंट अमाउंट विच एवर इज लोअर। गॉट इट सर? ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन मतलब फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी वाली बात, और अगर नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब ये डिफेंडेंट या लॉ सूट वगैरह कुछ हुआ है और आपके भी आप पे केस लड़ रहे हैं या इनने ही आप पे केस लगा दिया, तो एक तरह से नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन हुई ना ये, और यहां पे सिर्फ जो उस दिन की फेयर वैल्यू उस पर रिकॉग्नाइज कर लो, अदरवाइज आपको क्या निकालना पड़ेगा? वही रिक्वायर्ड राइट वाला ट्रीटमेंट सेम जो अपन ने कल पढ़ा था। और उसके बाद जो परचेज कंसिडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन आता है उसमें से क्या करते हैं अपन? अमाउंट पेबल लेस सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज नथिंग बट नोट नंबर 5। अपन इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। सर ये क्या दिया है आपने? केस 1 केस 2? ये कुछ नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए एचडी लिमिटेड और हर्ष लिमिटेड में डिफेंडेंट और वो सबके, आप इनको देखोगे तो पढ़ लोगे। बाकी कंसेप्ट रिवीजन अपन एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए यही सफिशिएंट है, इसको देखना, क्योंकि मैं ज्यादा डेप्थ में इसमें जा भी नहीं सकता हूं। ठीक है, अपन देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 पेज 12.61 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। ओके, तो आ जाते हैं अपन इलस्ट्रेशन 24 पर। और प्रोग्रेसिव लिमिटेड इज बीइंग सूड बाय रिग्रेसिव लिमिटेड। प्रोग्रेसिव लिमिटेड पे किसने केस दायर किया है? रिग्रेसिव लिमिटेड में, फॉर एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ इट्स पेटेंट ऑन 31 मार्च 2012। प्रोग्रेसिव लिमिटेड रिकॉग्नाइज 10 मिलियन लायबिलिटी, रुपीज 10 मिलियन की लायबिलिटी रिलेटेड टू दिस लिटिगेशन। इन्होंने एक 10 मिलियन की लायबिलिटी को बुक करके रखा है इससे रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड। 30 जुलाई 2012 प्रोग्रेसिव लिमिटेड एक्वायर्ड द इंटायर इक्विटी ऑफ रिग्रेसिव लिमिटेड। एक तो क्या हुआ कि रिग्रेसिव ने इन पे केस किया, ठीक है, और इनने जुलाई में ही प्रोग्रेसिव ने जिस कंपनी ने आप पर केस किया, आपने उसी की इक्विटी शेयर सारे खरीद लिए, एंटायर इक्विटी मतलब होल्ली ओन सब्सिडरी बना लिया फॉर 500 मिलियन। ऑन दैट डेट द एस्टिमेट फेयर वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड सेटलमेंट ऑफ द लिटिगेशन इज 20 मिलियन। अब उस दिन फेयर वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट कितनी थी? 20 मिलियन थी। ठीक है, आपने कितना रिकॉग्नाइज करके रखा था? 10 मिलियन। ओके, रिकमेंड द अकाउंटिंग फॉर सच लिटिगेशन लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव लिमिटेड। मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है? क्या नहीं है सर। क्यों? क्योंकि इसने इस पे केस दायर किया है, कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं थी सर। बिजनेस रिलेशनशिप नहीं थी बट प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन थी, और उस प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन के कारण आपको सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और उस सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट को आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे? फेयर वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। तो ये 20 मिलियन पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पीसी आपका कितना हो जाएगा? 500 मिलियन में आपने परचेज किया है, लेस कर दो 20 मिलियन ये सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, तो 480 मिलियन आपका क्या हो जाएगा? परचेज कंसिडरेशन एज पर इंड AS 103। और एंट्री क्या आएगी? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट 20 मिलियन। 10 मिलियन आपने ऑलरेडी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करी थी, बाकी का पीआरएल से सेटलमेंट कर दीजिए। बैलेंसिंग फिगर बुक्स में एंट्री क्या आएगी? नेट एसेट्स ऑफ रिग्रेसिव अकाउंट डेबिट। अब पूरा तो इन्होंने नेट एसेट का बाइफर्केशन दिया नहीं, तो मैंने इसको एक्स ले लिया। टू वेंडर 480 और वेंडर टू मोड ऑफ पेमेंट 480। गॉट इट? बस यही था आपका क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ है नहीं मॉड्यूल में। इसके बाद आ जाते हैं अपन स्टेप नंबर 5। अब अपन एक बार पीसी के स्टेप्स रिवाइज कर लें। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स गिवन अप बाय द एक्वायरर प्लस कैश कंसिडरेशन प्लस फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन अप। ओके, उसके बाद डेफर्ड कंसिडरेशन, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन का प्रोविजन भी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डेफर्ड कंसिडरेशन। ओके, शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड्स हैं अगर कोई, तो उनको भी कंसिडर करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट।
तो वो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा सर क्या, परचेज कंसिडरेशन। और सर परचेज कंसिडरेशन आपको मालूम है, आपको नेट एसेट एक्वायर्ड आपने स्टेप नंबर 3 में सीखा, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा सर, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में पढ़ते थे कि ये जाता है कहां पर, गुडविल और कैपिटल रिजर्व एज द केस में भी, यहां भी वही चीज हो रही है, यहां पे ये जाएगा गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज एज द केस में भी। गेन और बार्गेन परचेज कहां पे जाएगा, अदर इक्विटी में चला जाएगा ओसीआई के थ्रू, ठीक है। चलिए तो अपन स्टेप नंबर 5 पे आ गए हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज। ये स्टेप आपको कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में भी काम आएगा, यहां बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी काम आएगा, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे नेट एसेट्स एक्वायर्ड एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो अपन ने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट किया था उसको लिख देना है। फिर इसमें से लेस कर देना है पीसी पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन स्टेप नंबर 4 में। इसके अलावा फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स अर्लियर हेल्ड बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन, कंट्रोल आने से पहले हो सकता है ना भाई, आज आपने जिस कंपनी पे कंट्रोल किया है, मतलब उसका बिजनेस एक्वायर किया है, उससे एक्विजिशन से पहले, एक्विजिशन तो कब आ रहा है, जब कंट्रोल आपके पास आया, कंट्रोल से पहले हो सकता है आपने 15-20% आपने उसके स्टेक परचेज करके रखा होगा ऑलरेडी, तो जो पहले परचेज करके रखा है स्टेक उसको भी कंसीडर कर दो और लेस कर दो। और लेस क्या करना है सर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को हम शॉर्ट में बोलेंगे एनसीआई। कौन आई, एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्या होता है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो हमने बचपन में कंसोलिडेशन में पढ़ा था। बट याद रखना मेरे दोस्तों, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसको नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो AS 21 में बोलते थे, यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की मीनिंग क्या होती है समझ लेते हैं, शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वेरी अदर देन दी पेरेंट कंपनी, shareholders of acquiring company other than the parent company, yes, shares which are not held by the parent, they are owners without any control, therefore since they are in minority hence they are known as non controlling interest। ये होता है इसका मतलब। इसका मेजरमेंट करने के दो तरीके इंड AS में दिए हुए हैं और एक तरीका ICAI ने कुछ जगहों पे यूज किया है, बट अपने को तो ये दो तरीके यूज करने, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 बोलता है PSNA वाला मेथड, PSNA को बोलते हैं अपन प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कोई भी मेथड नहीं दी, तो अपने को हमेशा यही वाला मेथड यूज करना है, और अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू के बारे में कुछ दिया है तो अपने को हमेशा सेकंड मेथड यूज करना है। आ जाते हैं अपन इसको समझने के लिए, फिर अपन थर्ड वाला भी देखते हैं जो ICAI यूज करती है, बट मैं आपको बोल रहा हूं मैक्सिमम अपने को यही दो देखनी है, और उसमें भी सबसे ज्यादा ये प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट का मतलब क्या होता है, इस मेथड में अपन NCI कैलकुलेट करेंगे, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इनटू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। कैसे, मान लीजिए मेरा स्टेक है, NCI का स्टेक है 20% है और नेट एसेट्स आ रहे हैं 10,000 के, तो आपका NCI आएगा 10,000 नेट एसेट्स इनटू 20%, मतलब 2,000 आपका क्या हो जाएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? ओके सर, ये फेयर वैल्यू क्या होती है? सर फेयर वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि भैया फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दी है, तब आपको मेथड नंबर 2 यूज करना है, अदरवाइज आपको कौन सी मेथड यूज करनी रहेगी, ये वाली, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा भी, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट equals to number of equity instrument held by NCI into fair value as on the date of acquisition। fair value of equity shares on the date of acquisition अगर दिया हुआ है आपको, तो आपको फिर NCI fair value पे निकालनी है, अदरवाइज आपको काय पे निकालनी रहेगी, PSNA, proportionate share in net assets। ओके, नाउ मेथड नंबर 3, NCI at fair value of P's holding। NCI at fair value of P's holding, ये समझ लेते हैं तीनों मेथड्स क्या होती हैं। अच्छा, रिकॉग्निशन कैसे होगा? NCI क्या माना गया है, आपको मैं याद दिला दूं, आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हमेशा क्या करते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में जब आप कंसोलिडेशन पढ़ते थे, तो वहां पे आप बैलेंस शीट बनाते टाइम माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखते थे, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होती थी लायबिलिटी। इंड AS बोलता है ये लायबिलिटी हो ही नहीं सकती, और आप सोच के देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को आप लायबिलिटी कैसे बोल सकते हो यार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 वाज रॉन्ग, बिकॉज उसमें ऐसा बोला गया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बोलता था कि जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है दैट वाज अ लायबिलिटी, बट वो लायबिलिटी है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो भैया इक्विटी शेयर है, वो भी उन लोगों के जिनका कंट्रोल नहीं है कंपनी पे।
बट मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा है? कंपनीज एक्ट में क्या बोला गया है? कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि भैया जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के ओनर्स होते हैं। यस और नो? आज अगर मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है, कैन आई से आई एम ऑल्सो दी ओनर ऑल्दो आई डोंट हैव कंट्रोल, बट आई एम ऑल्सो दी ओनर ऑफ द कंपनी? यस और नो? तो उसी तरीके से भले ही आपके पास कंट्रोल हो या ना हो, आप तो ओनर हुए, और अगर आप ओनर हो, आप शेयर होल्डर हो, तो फिर आपका अमाउंट कहां पे आना चाहिए? आप कहां पे आना चाहिए? आपका अमाउंट बैलेंस शीट में आपका अमाउंट आना चाहिए शेयर होल्डर्स फंड में, ना कि लायबिलिटी में। और AS21 यहां पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट को गलत ट्रीट करता था। दैट वाज, वो बोलता था कि AS21 क्लियरली बोलता था कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैन नॉट बी नेगेटिव, और वो नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरा, वो लायबिलिटी है। बट इंड AS 103 बोलता है, इंड AS 103 बोलता है कि NCI फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? ये देखो, इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप। ये देखो, ये लाइन पढ़ो आप, NCI आर रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड, इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप। ओनरशिप मतलब आप मालिक हो कंपनी के, भले आपके पास कंट्रोल नहीं है। यस और नो? आंसर इज यस। ओके सर, एक और चीज, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव नहीं हो सकता था, लेकिन क्या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज यस, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैन बिकम नेगेटिव। हम जब कंसोलिडेशन में वो नेगेटिव माइनॉरिटी का क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पे ये ट्रीटमेंट अलग हो जाता है एज कंपेयर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। यहां पर वो क्या NCI को नेगेटिव कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये शेयर होल्डर फंड है। लायबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन शेयर होल्डर फंड नेगेटिव हो सकता है। मैंने आपको क्या बोला था? इंड AS के बेसिक्स में सबसे पहले जब सबसे पहला लेक्चर पढ़ाया था ना, उसमें आपको बोला था यहां पर ना सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाता है, यहां पर चेहरा देख के तिलक नहीं होता ट्रांजैक्शन पर, यहां पर ट्रांजैक्शन की नेचर को समझा जाता है और उस बेसिस पर अकाउंटिंग होती है। इज दैट क्लियर? हाँ, आ जाते हैं अपन NCI के क्वेश्चंस पे। मान लीजिए एक ये इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल नंबर 17। नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 30,000 है। P लिमिटेड ने पे किए 28,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फॉर 70% स्टेक। फेयर वैल्यू ऑफ NCI ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 10,000 है। कैलकुलेट गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज। अच्छा, अपन इसमें तीनों मेथड लगाते हैं, तीनों मेथड आप समझ जाओगे इससे, और ये कंसेप्ट आपको कंसोलिडेशन में भी काम आ जाएगा। ठीक है, चलो तो एक बात बताओ, 70% स्टेक खरीद लिया, कहने से कंट्रोल आ गया? हाँ सर। 30% क्या हुआ? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अपन PSNA से सॉल्व करते हैं। तो नेट एसेट्स एक्वायर्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 30,000 लेस PC 28 लेस NCI 30,000 इंटू 30% 9,000, और गुडविल आपकी बची 7,000 रुपए। ये क्लियर है? आ जाते हैं अपन फेयर वैल्यू मेथड पे। फेयर वैल्यू के लिए उन्होंने क्या दिया है इंफॉर्मेशन में कि फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 10,000 रुपए दी हुई है। तो कुछ नहीं करना है अपने को, नेट एसेट 30,000 लेस PC 28 और लेस NCI एट फेयर वैल्यू। यहां पे हमेशा लिखने का एट फेयर वैल्यू। एट फेयर वैल्यू कितना? 10,000, तो ये हो जाएगा 38 और 8,000 की गुडविल आ गई। इज दैट क्लियर? हाँ, मतलब आपने 30,000 के नेट एसेट्स के लिए 38,000 पे करे हैं। गॉट इट? हाँ। ICI वाला मेथड नंबर 3 क्या बोलता है? ICI वाला मेथड नंबर 3 फेयर ये रहा, NCI एट फेयर वैल्यू ऑफ P's होल्डिंग। P की होल्डिंग कितनी है? P की होल्डिंग है 28,000 फॉर 70%, और उनको 30% की NCI के लिए कितना देना पड़ेगा प्रोपोर्शनल बेसिस? तो 12,000 निकालना पड़ेगा। ये देखो, 30,000 नेट एसेट्स, 28,000 PC दिया, 28,000 PC दिया कितने परसेंट के लिए? 70% के लिए। तो 30% के लिए कितना देना पड़ता? तो ये निकाल लिया 12,000, तो ये आ जाएगी आपकी 40,000। अब इसमें से गुडविल कितनी आ गई? 10,000। ठीक है, अभी यहां पे रुकना नहीं है। मान लो एक एडजस्टमेंट और दिया होता, से फॉर एग्जांपल इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल इज बाय 10%, 10% से गुडविल इंपेयर होगी। क्वेश्चन में अगर ये इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, तो अपन क्या करेंगे? केस नंबर 1 में गुडविल कितनी आई? 7,000। इंपेयरमेंट कितना करेंगे? सर 700 रुपए से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री आ जाएगी मेथड नंबर 1 में, पीस PRL अकाउंट डेबिट टू गुडविल 700। पीस PRL क्यों किया? क्योंकि PSNA मेथड, जब PSNA मेथड यूज हो रहा है, इसका मतलब फुल कंसोलिडेशन मेथड लगा है। वो सब अपन आगे देखेंगे, बस ये आपको मैंने इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट बता देता हूं, बिकॉज इस चैप्टर में भी वो काम आएगा। सर अगर फेयर वैल्यू वाला मेथड है, यहां कितनी आई थी? 8,000। लेकिन 8,000 में मुझे एक बात बताओ, 8,000 में डायरेक्ट आप 800 का तो इंपेयरमेंट करोगे, वो तो मैं समझ गया, लेकिन कितने का 800 का इंपेयरमेंट होगा? इंपेयरमेंट कितने का होगा? 8,000 इंटू 10% 800।
लेकिन कितना पी के पीओरएल से जाएगा और कितना एनसीआई से जाएगा ये जरूर देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन फेयर वैल्यू का आ गया यहां पे। जब ये फेयर वैल्यू का है तो समझना पड़ेगा कि 30,000 के नेट एसेट्स हैं, इसमें से पी के नेट एसेट्स कितने हैं? 70% होंगे 30,000 में से। भाई 30,000 नेट एसेट्स कहां से आया सर? ये अपने को क्वेश्चन में ही दिया था ना। इसका 70% निकाल लो, 21,000। 21,000 के लिए इन्होंने पीसी कितना दे दिया? 28,000। कहना इसे इन्होंने गुडविल पे करी 7,000, मतलब पेरेंट ने गुडविल कितनी पे करी? 7,000। और एनसीआई का शेयर कितना है? 9,000 आउट ऑफ 30,000, 30%। और 10,000 इसमें से लेस कर दिया तो 1,000 गुडविल किसका आ गया? शेयर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। तो ये जो रेशियो आया इसमें मिला के अगर देखोगे तो टोटल 8,000 की गुडविल आनी चाहिए। 8,000 की आ रही है सर गुडविल अपने एग्जाम्पल में भी सेम, लेकिन इसमें से 7,000 किसकी है? पेरेंट की, और 1,000 किसकी है? एनसीआई की। अब समझ नहीं, ये देखो ये मैंने लिखा भी 8,000 जो गुडविल आई ना, ये 8,000 गुडविल पी प्लस एनसीआई, पी की 7,000 और 1,000 फेयर वैल्यू की बेसिस की वजह से एनसीआई की आई है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि एनसीआई आपने एट पीएसएनए नहीं निकाला, आपने निकाला है एनसीआई एट फेयर वैल्यू। पीएसएनए निकालना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एनसीआई निकाला तो एनसीआई का गुडविल इंपेयरमेंट में भी अलग से शेयर आएगा और एंट्री आपकी हो जाएगी कुछ इस तरह से। पीस पी एंड एल अकाउंट डेबिट 700, एनसीआई अकाउंट डेबिट्स 100 टू गुडविल 800। ये देखो आपका इंपैक्ट पी के पीओरएल में 700 रुपए मेथड 1 से भी हिट हुआ और 700 रुपए मेथड 2 से भी हिट हुआ। आ जाते हैं मेथड नंबर 3 पर। 30,000 यहां 70%, 21, ये 7,000 ये रही, और यहां पे 39 और ये 12,000 हो गया था, तो यहां पे गुडविल हो जाएगी एनसीआई की 3,000। बस 7,000 10,000 में से 7,000 किसकी हो जाएगी? पेरेंट की, और 3,000 एनसीआई की हो जाएगी। और एंट्री क्या हो जाएगी? पीस पीओरएल डेबिट 2 700, एनसीआई डेबिट 2 300 और 2 गुडविल 1,000। करेक्ट? बस यही क्वेश्चन है। आ जाते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन नंबर 6 पर, पेज 12.122। Company A acquires 70% of Company S on 1st January 2011 for consideration of 5 million. Company A intends to recognize NCI at proportionate share of identifiable net assets. Identifiable net assets, proportionate share तो कौन सा? PSNA मेथड से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो NCI को, क्वेश्चन में ही बोल दिया। A measures the identifiable net assets, मतलब ये net assets डायरेक्टली आपको देके रखे हैं at 10 million. A performs a review and determines that the business combination did not include any transaction that should be accounted separately from the business combination. मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन सेपरेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाला नहीं है। State whether the procedure followed by A Limited and the resulting measurement are appropriate or not, or also calculate goodwill और ऑल्सो कैलकुलेट दी बार्गेन परचेज गेन इन द प्रोसेस। अब मुझे बताओ नेट एसेट आपका कितना है सर? 10 मिलियन है। आपने पीसी कितना दिया? 5 मिलियन। अब पीसी आपने 5 मिलियन दिया, ठीक है, और एनसीआई कितना आएगा? प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट, तो 10 मिलियन इंटू 30%, 70% था ना पेरेंट का शेयर, तो 3। अब मुझे बताओ आपने नेट एसेट लिए 10 रुपए के, 10 रुपए के नेट एसेट आपको मिल रहे हैं और आपने पेमेंट 8 का ही किया, मतलब 2 रुपए आपने कम पे किया, तो कहना ही से इट विल बी नथिंग बट गेन ऑन बार्गेन परचेज। 2 मिलियन का बचा। यस, बस यही करना था क्वेश्चन में और कुछ था भी नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, मॉड्यूल के पेज 12.123 पर। यह क्वेश्चन आरटीपी मई 18 दिसंबर 20 एग्जाम में भी आ चुका है। बस अब मैं आपको बता दूं, यहां तक जो अपन ने सीखा ये पूरा हो चुका है अपना पीसी में जितनी चीजें चाहिए थी, और उसके अलावा जो हम एक्विजिशन मेथड पढ़ रहे थे ना, ये अपनी एक्विजिशन मेथड कहां गई? ये रही, ये रही। अब अपने को क्या देखना है? अपन ने स्टेप 5 भी खत्म कर लिया बेटा। अब अपने को स्टेप 6 में अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ एक्वायरर और स्टेप 7 बैलेंस शीट देखनी है। वो अपन क्वेश्चंस के साथ देखते चलेंगे। बैलेंस शीट आपको मालूम है, अगर आपने शेड्यूल 3 का बेसिक्स पढ़े हैं तो आपको मालूम है बैलेंस शीट कैसे बनती है। अकाउंटिंग इन दी बुक्स ऑफ एक्वायरर मैंने आपको हर एडजस्टमेंट की अकाउंटिंग बताती गई है, बस उन जनरल एंट्रीज को अपने को यहां पे करते चलना है। तो स्टेप 6 ऑटोमेटिकली कवर हो गया और इसी के साथ हमारा एक्विजिशन मेथड खत्म हो चुका है। हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करना है। ओके, आई होप आपको यहां तक पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पेज 12.123 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। क्या दिया क्वेश्चन में? क्वेश्चन एक बार पढ़ो। 1 अप्रैल 2011 को अल्फा लिमिटेड एक्वायर्स 80%
of equity interest of Beta Private Limited in exchange for cash of rupees 300 300 रुपए में दिया. ओके. Due to legal compulsion, Beta Private Limited has to dispose of their investment by a specified date. Therefore, they did not have any sufficient time to market Beta Private Limited to multiple potential buyers. The management of the Alpha Limited initially measures separately recognizable, identifiable assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date in accordance with the requirement of Ind AS 103. ठीक है, ये कुछ नहीं लिखा, इन्होंने इतना बोला कि इन्होंने 103 के हिसाब से इन सबको रिकॉग्नाइज करके रखा है. द आइडेंटिफिएबल असेट्स measured at rupees 500, liabilities assumed are measured at 100. Alpha Limited engages an independent consultant who determine the fair value of 20% of non-controlling interest. fair value दिया है NCI की कितनी 84. Okay. Alpha Limited reviewed the procedure it used to identify and measure the assets acquired and liabilities assumed to measure the fair value of both the non-controlling interest in Beta Private Limited and considerations transferred. After the review, it decided that the procedures and resulting measures were appropriate. ठीक है, उन्होंने कहा ये जो प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं ये भी सही अप्रोप्रिएट हैं. ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन एक्विजिशन ऑफ बीटा प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, ऑल्सो सो जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ इट्स एक्विजिशन, ऑल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एनसीआई on the basis of proportionate interest method if alternatively applied. मतलब देखो क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे दिया, क्वेश्चन में उन्होंने असेट्स की फेयर वैल्यू दे दी, लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू दे दी. ये इससे इसके साथ एनसीआई के बारे में क्या बोला कि वो एनसीआई की फेयर वैल्यू दी हुई है. साथ ही साथ उन्होंने जब लास्ट में पूछा क्या आपसे, गेन और लॉस बता दो, ऑन एक्विजिशन क्या हुआ, जनरल एंट्री पास कर दो. तीसरी चीज, मान लो एनसीआई अगर पीएसएनए मेथड से निकालते अलग से तो कितना निकलता. तो चलो अपन निकाल लेते हैं. क्वेश्चन ये कब का है, आरटीपी मई 2018 का क्वेश्चन है, आपके स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है. ठीक है, चलो तो अपना रिवर्स एक्विजिशन लगेगा या एक्विजिशन. सर यहाँ पे तो सीधे सीधे एक्विजिशन का ही क्वेश्चन दिख रहा है. स्टेप नंबर 1 में आइडेंटिफाई करेंगे द एक्वायरर. लीगल एक्वायरर इक्वल्स टू अकाउंटिंग एक्वायरर इक्वल टू अल्फा लिमिटेड. 80% कंट्रोल है उनके पास. देयरफॉर एनसीआई कितना आ जाएगा 20%. ये फटाफट से लिख लेना है. उसके बाद स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाइंग डेट ऑफ एक्विजिशन. डेट ऑफ एक्विजिशन कब दी है सर, 1 अप्रैल 2011. 1 अप्रैल 2011. स्टेप नंबर 3, फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स एक्वायर. तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के लिए फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट दिया है 500 और लायबिलिटीज 100 की हैं, तो टोटल नेट एसेट कितना आ गया 400. पीसी कितना दिया है सर, पीसी 300 रुपए कैश कंसिडरेशन में ही हुआ है, एक लाइन में आ गया. स्टेप 5, गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज. फेयर वैल्यू मेथड से निकालेंगे तो फेयर वैल्यू 400 की आई, पीसी अपन ने 300 पे किया है और 84 यहां पे लिख देंगे एट फेयर वैल्यू 384. तो गेन और बार्गेन परचेज कितने का आया 16 का. ये कहां जाएगा ओसीआई में, यस और नो. और ओसीआई से कहां जाएगा, ये अदर इक्विटी पर जाएगा. इज दैट क्लियर. हाँ सर. पीएसएनए की अगर मैं बात करूं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था पीएसएनए से भी निकालो, तो पीएसएनए के लिए अपन क्या करेंगे 400. फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी रिकॉर्ड करेंगे 400, परचेज कंसिडरेशन 300 और 400 का 20% 80 रुपीज से अपना प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट पीएसएनए मेथड. ऑल्दो मैंने यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है ना, वैसे आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ थोड़ा बहुत लिखते चल रहा हूं. तो यह आ जाएगा 380, 20 का गेन और बार्गेन परचेज ओसीआई. अब उन्होंने अकाउंटिंग भी पूछी थी, तो बुक्स में अकाउंटिंग किसकी बुक्स में, एक्वायरर. एक्वायरर कौन है अपने क्वेश्चन में बेटा, अल्फा लिमिटेड. अल्फा लिमिटेड की बुक्स में जनरल एंट्रीज क्या होंगी, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन बीटा, अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक 300. कौन सी डेट पर, उसी डेट पर, सेम डेट पर. ईयर एंड पर क्या आएगी, अगर फेयर वैल्यू पे एनसीआई है तो असेट्स ऑफ बीटा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 500. नेट असेट्स ऑफ बीटा लिमिटेड मतलब नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी. याद है अपने अपन की एंट्री क्या होती थी, तो सब्सिडरी कौन है बीटा. टू लायबिलिटीज 100 टू ओसीआई. ओसीआई क्यों लिखा बेटा, एनसीआई सॉरी ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 16. ये गेन और बार्गेन परचेज आया था ना अपना, याद करो, या तो गुडविल आएगी या गेन और बार्गेन परचेज. गेन और बार्गेन परचेज आया तो ये कहां जाएगा ओसीआई में 16 से. इन्वेस्टमेंट इन बीटा 300 से और टू एनसीआई 84. सेम यहाँ पे पीएसएनए में 80 आ जाएगा और ये ओसीआई में 20 वाला अमाउंट आ जाएगा, खत्म. इसके बाद ये एग्जांपल्स, एग्जांपल 3, 6 ऑफ योर स्टडी मटेरियल 4, ये बिजनेस की से रिलेटेड डेफिनेशन वाले हैं, ये आप खुद से पढ़ सकते हो, है ना. अपन आगे बढ़ जाते हैं.
और नवंबर 20 का एक क्वेश्चन करते हैं। नवंबर 20 मतलब दिसंबर 20 का जो एग्जाम हुआ था सीए फाइनल का, उसमें एक क्वेश्चन आया था, कंपनी ए एंड कंपनी बी आर इन द सेम बिजनेस। कंपनी ए होल्ड्स 25% ऑफ इक्विटी ऑफ कंपनी बी। ऑन 1 November, company A obtains control of company B when it acquires additional 65%। पहले कितना था 25%, अब 25 प्लस 65 कितना परसेंट हो गया, बताओ जल्दी सर। 90% करीब हो गया। हाँ, फॉर कंसिडरेशन ए ट्रांसफर्स कैश ऑफ 59 lakhs एंड इश्यूज 1 lakh शेयर्स एट फेयर वैल्यू ऑफ 10 rupees ईच। इट कंसिस्ट ऑफ 5% पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी कैपिटल ऑफ ए। ठीक है, contingent consideration of 7 lakhs if company's cumulative profit over next 2 years exceeds 70 lakhs। okay, ये contingent consideration आ जाएगा। as on date of acquisition it is considered probable and hence fair value of the contingent consideration is 3 lakh। उन्होंने बोला कि भैया ये जो कंडीशन थी 70 लाख वाली, ये probable है, मतलब ये श्योर हो जाएगा, और उस fair value of the contingent consideration अपने को 3 लाख दिया हुआ है। transaction cost which is related to acquisition is rupees 1 lakh। NCI at fair value 7,50,000। previously held controlling interest की book value 6 लाख है और उसकी fair value 20 लाख है। fair value of the identifiable net assets on date of acquisition 60 लाख दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है पीसी और एंड गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज। तो पीसी कैलकुलेट करना है अपने को, और साथ ही साथ गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज निकालना रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में अपन अपने स्टेप्स क्लियर रखो, क्या करना है, आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर। आइडेंटिफाइंग द एक्वायरर, तो स्टेक ऑफ ए लिमिटेड इन बी लिमिटेड इनिशियली वाज 25%, लेटर ऑन 65% वाज एक्वायर्ड सो by A Limited on 1st November. So now stake of A Limited in B Limited is 90%. Therefore legal acquirer, accounting acquirer is equal to same person, that is A Limited. Same person मतलब same organization। 1 नवंबर को आपने कंट्रोल ऑब्टेन किया तो ये क्या हो जाएगी आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन, और उसी दिन एनसीआई कितने का होगा 10% का। फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स एक्वायर्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है सर, एक तो क्या दिया था आपको 59 लाख का, क्या था 59 लाख का कैश था, और 1 लाख शेयर्स थे 10 रुपए के हिसाब से, तो मतलब कितना क्या दिया था, ये देखो 59 lakhs एंड इश्यूज 1 lakh शेयर्स एट फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब टोटल इश्यूज रुपीज 1 lakh वाला। तो टोटल आपके पास 60 लाख का नेट एसेट हो जाएगा। सॉरी 60 लाख नहीं, सॉरी 60 लाख तो ये दिया हुआ है पहले से ही, ये यहां पे दिया हुआ है बेटा, ये देखो, ये देखो फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाइड नेट एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 60 lakhs दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 60 lakhs। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, सबसे पहले कैश कंसिडरेशन 59 lakhs, फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड 10 लाख, कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन 3 लाख, क्यों, क्योंकि कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होता है। टोटल कर लो 59 प्लस 10 69 और प्लस 3 72 lakhs का पीसी हो गया। कोई सेपरेट ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं थी, लेस नहीं होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज, फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट कितना है 60 lakhs है, लेस कर दो पीसी 72 lakhs, लेस कर दो इसमें से फेयर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब जो पहले से इन्वेस्टमेंट था 25% का, उसकी फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों दी थी आपको, कहां गया, ये दिया हुआ है, ये रहा, बुक वैल्यू 6 लाख और फेयर वैल्यू 20 lakhs, तो 20 लाख अपन लेंगे हमेशा। लेस एनसीआई एट फेयर वैल्यू 7.5 लाख, और इसमें से लेस कर दो तो गुडविल आ गई आपकी 3950, ये आ गई आपकी गुडविल। और साथ ही साथ खैर इन्होंने आपसे क्वेश्चन में सिर्फ पीसी और गेन और बार्गेन परचेज पूछा था, मैंने बच्चों को जनरल एंट्रीज भी करवा दी थी। तो मान लो इन्वेस्टमेंट आपका शुरुआत पे हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 6 लाख रुपए सबसे पहले। फिर डेट ऑफ एक्विजिशन पे पहले आप रीमीजर करोगे अपना प्रीवियस इन्वेस्टमेंट, 20 लाख उसकी वैल्यू की, पहले थी 6 लाख, तो 14 लाख से रीमीजर करोगे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीओरएल 14 lakhs आ जाएगा, फेयर वैल्यू चेंज इन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स 10 लाख, टू बैंक 59 lakhs, टू प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन, ये पीसी की एंट्री आ गई 103 के हिसाब से, जब आपने 65% इंटरेस्ट एक्वायर किया, स्टेक एक्वायर किया। ईयर एंड पर कंसोलिडेशन की बुक्स एक इंडियस 110, उसमें एंट्री क्या होगी, नेट असेट्स ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एनसीआई टू इन्वेस्टमेंट्स,
ये आ जाएगा आपका। नेट एसेट्स कितना 60 लाख का, गुडविल आपने निकाली थी 39.5 की, एनसीआई आपको दिया हुआ है और ये बाकी का इन्वेस्टमेंट है आपका। सर ये कहां से निकाला? ये कहीं नहीं, यहां से निकाला था अपन ने। गॉट इट जी। आ जाते हैं मॉड्यूल के सबसे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। मॉड्यूल के पेज नंबर 12.123 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें आ जाते हैं और इसमें क्या दिया है देखते हैं। एबीसी प्रिपेयर करती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू 31 मार्च ईच ईयर। ऑन 1 जुलाई एबीसी ने एक्वायर किए 75% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ जेकेएल लिमिटेड और कंट्रोल एक्वायर कर लिया, गेन कर लिया कंट्रोल, इशू करके कितने 120 lakhs के इक्विटी शेयर्स उन्होंने इशू कर दिए थे। ठीक है, अब डिटेल्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन आर एज फॉलोज। परचेज कंसिडरेशन की डिटेल्स अलग से देके रखी हैं। क्या दिया? 1 जुलाई को एबीसी लिमिटेड इशू 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स, मतलब 2/3 एक्वायर्ड इन जेके लिमिटेड। On 1st July 2011, the market value of an equity share in ABC Limited was this, and market value of equity share in JKL Limited was ₹6। अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन पता क्या है? क्वेश्चन में कंफ्यूजन करने के लिए उन्होंने ना दोनों कंपनी की फेयर वैल्यू दे के रखी है। अपने को ये ध्यान रखना है कि अपन को कौन सी निकालनी है। पीसी के टाइम पे अपन को एक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। गॉट इट? हाँ, क्योंकि एक्वायरर पे करता है ना पीसी। ओके, तो हमें एबीसी के पॉइंट से सोचना है। 30 जून 2012 ABC Limited makes a cash payment of 7150 to the former shareholders of JKL Limited who sold all the shares to ABC on 1st July. On 1st July, ABC would have to pay an interest at an annual rate of 10% on borrowings. Okay. 30th June को ABC will make a fresh cash payment of 30 lakhs to former shareholders of JKL who sold their shares to on ABC on 1st July 2011. The contingent payment is contingent upon the revenues. अब ये contingent consideration की बात हो रही है। Upon the revenues by growing 15%, 15% अगर ग्रोथ होती है किसमें? रेवेन्यू में 2 साल के अंदर, तो ये पेमेंट होगा। On 1st July the fair value of this contingent consideration was this, and on 31st March the fair value of the contingent consideration was this. तो इन्होंने डेट ऑफ एक्विजिशन की भी फेयर वैल्यू दे दी कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की, और ईयर एंड की भी दे दी, ताकि रीमेजरमेंट भी कर सकें अपन। 1 जुलाई 2011 को कैरिंग वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफिएबल नेट एसेट्स और इन द बुक्स ऑफ दैट कंपनी वाज 600 lakhs सॉरी। ऑन 1 जुलाई द फेयर वैल्यू ऑफ दीज नेट एसेट्स वेयर 700 lakhs। ओके, कैरिंग वैल्यू मतलब बुक वैल्यू ये थी और फेयर वैल्यू ये। रेट ऑफ डेफर्ड टैक्स टू अप्लाई टू टेम्परेरी डिफरेंसेस 20%। डेफर्ड टैक्स के लिए अगर कोई एडजस्टमेंट आता है तो उसके लिए अपने को कितनी रेट अप्लाई करनी है? 20%। ड्यूरिंग द 9 months एंडेड ऑन 31st March 2012, JKL Limited had a poorer than expected operating performance. Therefore, it was necessary for ABC Limited to recognize an impairment of goodwill arising on acquisition of JKL। अच्छा, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि परफॉर्मेंस खराब है एंटिटी का, तो ये इंपेयरमेंट करेंगे गुडविल का, और वो गुडविल कब अराइज होगी? एक्विजिशन ऑफ जेकेएल के दौरान, अमाउंटिंग टू 10%। 10% से अपने को गुडविल का इंपेयरमेंट भी करना। अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है। कंप्यूट द इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एबीसी अंडर बोथ द मेथड्स परमिटेड बाय इंड AS 103, मतलब फेयर वैल्यू एज वेल एज PSNA मेथड। गॉट इट? हाँ। For initial computation of NCI interest in JKL at the acquisition date। अब देखो, इतनी बड़ी कहानी दे दी और पूछा क्या आपसे? 2 चीजें, इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल और गुडविल का ट्रीटमेंट। आ जाते हैं, कर लेते हैं अपन। स्टेप नंबर 1 में वही अपने को लीगल एक्वायरर एबीसी लिमिटेड, क्यों? उसके पास 75% स्टेक है और उसी ने पीसी पे किया है, तो ए लिमिटेड क्या हो जाएगा? एबीसी लिमिटेड क्या हो जाएगा आपका? एक लीगल एक्वायरर हो जाएगा। उसके पास टोटल 75% स्टेक है, तो कहना इसे एनसीआई के पास 25% स्टेक होगा। यस। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई, ये भी अपन ने क्वेश्चन पढ़ लिया था। अच्छा, अब अपन निकालेंगे फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स टेकन ओवर। नेट एसेट्स टेकन ओवर में सबसे पहले अपने को देखनी है नेट एसेट्स हैं कितने के एक्चुअल में। तो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी दी थी अपने को? 700 lakhs। तो ये देखो अपन ने निकाल लिया 70,000 रुपीज इन थाउजेंड्स अपन कर रहे होंगे शायद क्वेश्चन को। ओके, तो 70,000। ओके, इसमें से लेस कर रहे हैं डीटीएल। नोट नंबर 1, डीटीएल कैसे निकाला? देखो, कैरिंग अमाउंट क्या होती है? फेयर वैल्यू 70,000 लेस टैक्स बेस मतलब बुक वैल्यू,
और इसमें से जो भी आया, आप सोचो टैक्स पेस कम था और असेट ज्यादा था, तो उसको कम किया होगा तो लायबिलिटी रिकॉग्नाइज की, और 20% से तो 2000 का क्या आएगा आपका डीटीएल, इसको एडजस्ट कर दिया तो 68,000 के आ गए आपके नेट एसेट्स। ओके, इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पीसी में सबसे पहले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दिया आपने। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कितने तक के दिए थे, ये देखिए यहां पे दिए थे ना सेकंड लाइन, हाँ 120 lakhs और 2/3 के हिसाब से, तो 120 lakhs इंटू 2/3 और कितने परसेंट के लिए 75%, और उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी एबीसी की 6.5। ओके, तो ये 6.5 यहां काम आ जाएगा, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डेफर्ड कंसिडरेशन। डेफर्ड कंसिडरेशन भी दिया हुआ है आपको, क्यों, क्योंकि देखो 30 जून 2012, 1 जुलाई 2011 को एक्विजिशन हुआ, एक साल बाद आप उसको कैश पेमेंट करने वाले हो इतना, और उसमें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगा, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपेयरमेंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डेफर्ड कंसिडरेशन है 7150 का इंटू 0.909, 10% के हिसाब से डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10% फॉर 1 ईयर। ठीक है, कंटिंजेंट कंसिडरेशन का डायरेक्ट अपने को वो दिया हुआ है, फेयर वैल्यू निकाल लो 70,500, गुडविल और गेन और बार्गेन परचेस निकाल लो, नेट असेट्स अपने को 68, पीसी 70,500, एनसीए एट पीएसए ने 25% है, और एट फेयर वैल्यू अगर अपन निकालने जाए तो फेयर वैल्यू भी अपने को दी हुई दादा 6 रुपीज, तो ये जो 6 रुपीज दी हुई है ये फेयर वैल्यू के लिए दी हुई है। ओके, तो ये अपन यहां पे इंटू कर लेंगे 12,000 शेयर्स इंटू 6 इंटू 25%, तो 18,000, और ये आ जाएगा अपना दोनों। गुडविल यहां पे आएगी 19,500, और इसमें फेयर वैल्यू मेथड से अगर अपन गुडविल निकालेंगे तो 20,500 आएगा। इंपेयरमेंट अगर करेंगे यहां पे 20,500 का तो 2,050 हो जाएगा, और इधर पे 19,500 का 10% मतलब 1950 हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है सर, इंपेयरमेंट की एंट्री भी तो होगी, हाँ यहां पे पीएसएन में क्या होगा, एबीसीएल पीओरएल डेबिट 1950 गुडविल, बट फेयर वैल्यू मेथड है, फेयर वैल्यू मेथड है तो आपको एनसीआई का भी गुडविल इंपेयरमेंट अलग से दिखाना पड़ेगा। हाँ सर, और जब अपन उसको दिखाएंगे तो उसको अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं 2050 रुपए का जो इंपेयरमेंट हुआ उसमें से 75% विल गो टू पेरेंट एंड 25% विल गो टू एनसीआई। वो देख लो यही आया होगा। ठीक है, अब अपन आ जाते अकाउंटिंग। अकाउंटिंग पूछी नहीं है कि नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी कर लो, क्या पता। देखो एफआर में पेपर अगर उनको थोड़ा सा टिपिकल करना है ना, तो गिवन क्वेश्चन जो आपके आईसीआई मॉड्यूल से ही पेपर आता है और कहीं से नहीं आता, लेकिन बस एक आधा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बढ़ा दिया तो अपन पैनिक कर जाते हैं। तो अपन इसलिए इस तरह की चीजें के लिए प्रिपेयर्ड रहें। 1 जुलाई को क्या एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट 70,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल इतना, टू डेफर्ड कंसिडरेशन, टू प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, डेफर्ड कंसिडरेशन का इंटरेस्ट लॉक कर दोगे ईयर एंड पर। हाँ सर, और प्रोविजन फॉर कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की जो फेयर वैल्यू चेंज हुई उसको भी तो रिफ्लेक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि देखो 30 से कम हो रही ना, 30 लाख से कम हो गया कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की वैल्यू, तो उसको भी पीओरएल से चार्ज कर दोगे। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पर एंट्री क्या होगी, अगर पीएसएनए मेथड है और फेयर वैल्यू मेथड है, पीएसएनए मेथड है तो एंट्री क्या होगी, ये देख लो। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर फेयर वैल्यू वाला मेथड है तो एंट्री क्या क्या होंगी, तो ये देख लो, ये अपन ने एंट्रीज भी कर ली, बस और कुछ नहीं है। कंसेप्ट, जनरल एंट्री इन केस ऑफ सब्सिडरी डिड नॉट एग्जिस्ट, दैट इज इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर। उनकी बुक्स में क्यों आएंगी, whenever there is an 100% takeover of all the assets and liabilities, there is 100% control and subsidiary will not be existing in future, then we will de-recognize all the investments made। अब यहां तक जो अपन ने पढ़ा ना बेटा, यहां तक ये अपन ने पूरा पढ़ लिया एक तरह से अपना, क्या ये अपन ने क्या पढ़ लिया, पूरा सारा का सारा एक्विजिशन मेथड में जितने कॉन्सेप्ट्स आने थे। अब अपन को एक दो क्वेश्चन और देखने हैं इसमें। Whenever there is 100, हाँ ये अपन यहां पे पढ़ रहे थे कंसेप्ट, जनरल एंट्री इन केस ऑफ सब्सिडरी डिड नॉट एग्जिस्ट इन बुक्स ऑफ एक्वेरी, क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। Whenever there is 100% takeover of all the assets and liabilities, हाँ अगर 100% takeover है और सब्सिडरी इन फ्यूचर कंटिन्यूएंस में नहीं है तो फिर अपने को सबसे पहले डी रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे जितने भी इन्वेस्टमेंट उस सब्सिडरी में हुए हैं वो, प्लस ऑल एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड टू पीओरएल। कौन कौन सी होती है, लीगल फीस, ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंस फीस, इन्वेस्टमेंट बैंकर फीस, बोनस पेड टू एम्प्लॉय फॉर डूइंग सक्सेसफुल एक्विजिशन। ये 4-5 तरीके की फीस अपन क्या कर देंगे,
PRL में चार्ज कर देंगे। आ जाते हैं मॉड्यूल का एक सबसे बड़ा इलस्ट्रेशन नंबर 40, और ये एग्जाम में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन अगर कर लिया तो अपना, और उसके बाद एक है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से कर सकते हो चाहो तो, या अपन एक काम करते हैं दोनों ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 40, बैलेंस शीट ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड एंड डायनेमिक लिमिटेड। आ जाते हैं इस पर। सो इलस्ट्रेशन 40, और मैं आपको बोलूं ये एग्जाम में 3 से 4 बार इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, मई 19, नवंबर 19, एमटीपी मई 19। अब बताओ कितने मार्क्स का? 15 से 20 नंबर। आज की डेट में भी अगर ये एग्जाम में आएगा एमसीक्यू के आने के बाद भी, तो ये मान के चलना मेरे दोस्तों, ये 14 नंबर तक का आएगा, और हो सकता है कंपलसरी क्वेश्चन आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, समझना इस बात को। इस क्वेश्चन में क्या है, ये इतना लेंथी क्यों है? पहली बात, पूरी बैलेंस शीट के सारे आइटम्स दिए हुए हैं। दूसरी बात, इसमें सारे ट्रांजैक्शंस हैं एक्विजिशन के, तो ये लास्ट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको करना जरूरी है, इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते अपन। तो आ जाते हैं बैलेंस शीट ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड डायनेमिक लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2012 वेयर हैज बीन गिवन। नॉन करेंट एसेट्स में पीपीई है, इन्वेस्टमेंट है प्रोफेशनल और डायनेमिक में। इन्वेंट्रीज दी हुई है करंट एसेट में, फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद अपने को दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको डायनेमिक लिमिटेड की भी शेयर कैपिटल दी हुई है, और साथ ही साथ किसकी? प्रोफेशनल लिमिटेड की भी दी हुई है। अदर इक्विटी भी दी हुई है 810 225। ठीक है, बैलेंस शीट में अदर इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं अपन। तो प्रोफेशनल लिमिटेड एक्वायर्ड 70% शेयर्स ऑफ डायनामिक लिमिटेड। डायनामिक लिमिटेड के 70% शेयर्स इन्होंने एक्वायर कर लिए ऑन 1 अप्रैल 2012 बाय इशूइंग इट्स ओन शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर और प्रोफेशनल लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर्स ऑफ डायनामिक। एक शेयर दे रहे थे 2 के बदले में, मतलब 1/2। ओके, हाँ। The fair value of the shares of professional limited was 40 rupees per share। अच्छा, प्रोफेशनल लिमिटेड की जो शेयर्स थे वो 40 रुपए पर शेयर के हिसाब से आप उनको दे रहे थे। ठीक है, ये परचेज कंसिडरेशन के काम पे आएगा। क्यों? ये प्रोफेशनल लिमिटेड की फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स दी हुई है। ठीक है, द फेयर वैल्यू एक्सरसाइज रिजल्टेड इन फॉलोइंग ऑल नंबर्स इन लैक्स। फेयर वैल्यू ऑफ पीपीई ऑन April 1, 2012 was 350 lakhs। आपकी बैलेंस शीट में पीपीई कितने की दी है? 500 की दी है, और उसकी फेयर वैल्यू अभी कितनी की है? 350 की। सर इसका मतलब डेफर्ड टैक्स का भी एडजस्टमेंट आएगा। हाँ, ओके, मार्क करते चलो। प्रोफेशनल लिमिटेड ऑल्सो एग्रीड टू पे एडिशनल पेमेंट एज कंसिडरेशन दैट इज हायर ऑफ 35 lakhs और 25% ऑफ एनी एक्सेस प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर। कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की बात हो रही है इन द प्रीसीडिंग 12 months आफ्टर made by Dynamic Limited. This additional amount will due after 2 years. Dynamic Limited has earned 10 lakh profit in preceding year and expects to earn another 20 lakhs. Okay, ठीक, ये उनकी current situation है। In addition to the above, Professional Limited also agreed to pay one of the founder shareholders a payment of 20 lakh as he stays with the company for 2 years after acquisition। 20 लाख का आप उसको पेमेंट अलग से दे रहे हो। ठीक है, किसी एक फाउंडर शेयर होल्डर को। डायनेमिक लिमिटेड हैज ए सर्टेन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड, ओरिजिनल अवार्ड विच वाज रिप्लेस्ड बाय न्यू अवार्ड्स इशूड बाय प्रोफेशनल लिमिटेड। मतलब यहां पे पेरेंट रिप्लेस कर रहा है शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड को। अभी हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में इस चीज को कंसेप्ट को पढ़ा। एज पर द ओरिजिनल टर्म वेस्टिंग पीरियड 4 साल का था, और एक्विजिशन डेट पे 2 साल ऑलरेडी खत्म हो गए थे। एज पर द रिप्लेस्ड अवार्ड्स द वेस्टिंग पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड टू 1 ईयर। मतलब अब ये 3 साल की बचा है वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, द फेयर वैल्यू ऑफ द अवार्ड 5 लाख ओरिजिनल का था, रिप्लेसमेंट वाले का था 8 लाख। ठीक है, डायनेमिक लिमिटेड had a lawsuit pending with a customer who had made a claim of 50 lakh. Management reliability estimated the fair value and management reliably estimated the fair value of the contingent the fair value of the liability was 5 lakh rupees। तो ये क्या हो जाएगा? आपका contingent payment हो जाएगा एक तरह से। Applicable tax rate for both the entities is 30%। क्यों? क्योंकि आपका ये यहाँ पे देखो 350 lakhs और ये आपको इतने सारे assets दिए हुए हैं, तो आपको deferred tax asset या liability भी तो compute करना पड़ेगा, और उसके लिए tax rate की जरूरत पड़ेगी। और वो tax rate की जरूरत कहाँ के लिए पड़ेगी? net assets taken over निकालने के लिए। और वो net assets taken over के बेसिस पे ही तो आप PC निकाल पाओगे, और उसके बेसिस पे ही गुडविल या गेन और बार्गेन परचेस निकाल पाओगे, और उसी के बेसिस पे आप बैलेंस शीट बना पाओगे। यस और नो? हाँ सर,
बिल्कुल। ओके, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ओपनिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ प्रोफेशनल लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2012, एज्यूम 10% डिस्काउंट रेट। ओके, 10% डिस्काउंट रेट भी गिवन है। 15 से 20 मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन, एक बार 15 का आया, एक बार 20 का आया, तो 15 से 20 के मार्जिन में आप लिखे चलो इसको, ठीक है। चलो, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई क्या करना है सर? एक्वायरर। एक्वायरर कौन है सर? प्रोफेशनल लिमिटेड। क्यों? क्योंकि कंट्रोल भी उसी के हाथ में आ रहा है और लीगल एक्वायरर भी वही है। क्यों? क्योंकि वो पीसीबी पे कर रहा है। तो एज पर इंड AS 103, लीगल एक्वायरर इक्वल्स टू अकाउंटिंग एक्वायरर एंड दैट इज इक्वल टू प्रोफेशनल लिमिटेड। वो भी कितना स्टेक है? 70%। जब 70% स्टेक्स प्रोफेशनल लिमिटेड के हाथ में है तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसके हाथ में आ जाएगा? कितना परसेंट होगा सर? 30% होगा। ओके, डेट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2012। स्टेप नंबर 3 क्या था? नाटो। नाटो मतलब नेट असेट्स टेकन ओवर। यार ये शॉर्ट में मत लिख के आ जाना एग्जाम में, नाटो नाटो मत लिख के आ जाना, नेट असेट्स टेकन ओवर पूरा लिख के आना है। पीपीई, अच्छा नेट एसेट्स में कितने एसेट्स को कैसे लेंगे अपन? फेयर वैल्यू लेंगे। पीपीई की फेयर वैल्यू कितनी? 350। एडजस्टमेंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट के बारे में एडजस्टमेंट्स में कुछ दिया है क्या? नहीं। तो अपन जो बैलेंस शीट में फिगर्स हैं वही ले लो। 100, फिर इन्वेंट्री आपकी आ जाएगी 150, ट्रेड रिसीवेबल 300, 230, बैंक। अच्छा, यहां पर आपको डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन आप कहां पे करोगे? डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन आप करोगे उन असेट्स और लायबिलिटीज पर जिनकी फेयर वैल्यू अलग से दी है। अगर कुछ असेट्स और लायबिलिटीज की सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू दी हुई है तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है ना बुक डेफर्ड टैक्स का एडजस्टमेंट। तो देखो पीपीई का दिया है 500 बुक्स में दिया हुआ है और फेयर वैल्यू कितनी है? 350। इसका मतलब 150 का डिफरेंस आ रहा है। यस और नो? हाँ। प्लस कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी तो है, जिसको 50 लाख पे तो इन्होंने क्लेम किया है, लेकिन 5 लाख का क्या है? 5 लाख का क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी मतलब उस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू आपको दी हुई है, और फेयर वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं बुक्स में? कैरिंग अमाउंट। बट टैक्स बेस क्या होगा भाई? इनकम टैक्स एक्ट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को तो मानता ही नहीं है। इनकम टैक्स में अकाउंटिंग कैसे होती है? इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि भैया आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करो, तो वहां कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 0 होगी। ओके, तो यहां डिफरेंस कितना आ गया सर? टोटल डिफरेंस हो गया 155। अच्छा, सिंस टैक्स बेस ज्यादा था, कैरिंग अमाउंट कम था, तो असेट्स को अपन को बढ़ाना पड़ेगा। जब अपन ने असेट को बढ़ाया तो 150 रुपए से असेट बढ़ाया, तो ये DTA हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, यहां पर क्या हुआ? ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम है और ये अकाउंट्स वाली लायबिलिटी ज्यादा है, तो कम करनी पड़ेगी लायबिलिटी। तो अगेन 5, तो 155 का DTA बनेगा और 30% टैक्स रेट थी, तो 46.5 का क्या आ जाएगा? तो ये 46 पॉइंट यहां से आ जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेस कर दो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन लेस कर दो, DTL ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है दोस्तों। डेफर्ड टैक्स ऑलरेडी बैलेंस शीट में 35 का गिवन है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 150, ट्रेड पेबल 300 और प्रोविजन फॉर लॉ सूट 5 लाख, तो नेट एसेट आ गया आपका 516.5। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपन परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए। परचेज कंसिडरेशन के लिए उन्होंने क्या बोला कि ये सामने वाले को कितना 1/2 शेयर्स, ठीक है, और 40 पर शेयर, ठीक है। सामने वाले के शेयर्स हैं कितने? 400 दिए हुए हैं अपने को, है ना, 400 लाख, और हर एक शेयर कितने का है? इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच ऑफ डायनेमिक लिमिटेड। डायनेमिक लिमिटेड का एक शेयर कितने का है? 100 का है, और डायनेमिक लिमिटेड लिखा है। कई बार बच्चे क्वेश्चन पढ़ते टाइम यही गलती कर देंगे, वो समझेंगे ये 100 रुपए पर शेयर है और ये 10 रुपए पर शेयर है, बट एक्चुअल में ये 100 रुपए पर शेयर दिया हुआ और ये 10 रुपए पर शेयर दिया हुआ है। गॉट इट? ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं, कंसिडरेशन में सबसे पहले लिखेंगे फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड, तो 4 लाख इंटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 70% इंटू 1/2 इंटू ₹40, ये 560 आ गया। #1 लिखा है अपन ने, इसका ब्रेकअप अपन आगे जाके दिखाएंगे, ठीक है। प्लस डेफर्ड कंसिडरेशन। सर डेफर्ड कंसिडरेशन के लिए क्या बोला है? वो क्या बोल रहे थे? अलग से वो एडिशनल पेमेंट करेंगे एज कंसिडरेशन दैट इज हायर ऑफ 35 लाख, 35 लाख से ऊपर ही करेंगे। ओके, तो ये डेफर्ड कंसिडरेशन भी आ जाएगा, और 2 साल के तक का 10% का डिस्काउंट रेट 2 इयर्स के हिसाब से, तो 35 लाख इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 28.93,
प्लस शेयर बेस्ड पेमेंट। अच्छा, मैं शायद उसको कंटिजेंट जल्दबाजी में बोल गया हूँ, तो उसको डेफर्ड कंसिडरेशन मानना, क्योंकि 2 साल के लिए दिया हुआ है वो। ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड। अब यहां पे अपने को देखना यह है कि शेयर बेस्ड पेमेंट में क्या दिया है। ओरिजिनल अवार्ड कितने का है? 5 लाख, और रिप्लेसमेंट अवार्ड की फेयर वैल्यू कितनी है? 8 लाख की। तो अपने को क्या लेना रहेगा? ओरिजिनल डिवाइड बाई ओरिजिनल पीरियड कितना था? 4 और 3, विच एवर इज हायर, तो 4 लेंगे अपन। तो 5 डिवाइड बाई 4 और 2 साल लैप्स हो गए, तो 2.50 आ जाएगा। ये 2.50 कैसे आया? इस तरीके से। सर ये तो एक्सपायर्ड पोर्शन पीसी में आ जाता है। अच्छा, इसमें कुछ अनएक्सपायर्ड पोर्शन भी है ना, अनएक्सपायर्ड पोर्शन कैसे आएगा? जो नया वाला है उसमें से अनएक्सपायर्ड ऐसे निकाल लेते हैं अपन। तो ये 5.50 एज अनएक्सपायर्ड पोर्शन, ये अपन ने यहां पे नोट कर लिया। ठीक है, अमाउंट पेबल टू फाउंडर शेयर होल्डर्स विल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड देयरफॉर इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन सर्विस टर्म्स। 2 साल के लिए दिया है, सर्विस टर्म्स पे दिया है, पीसी का पार्ट ही नहीं होगा। ओके, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड गेन और बार्गेन परचेस। नेट असेट्स 516, पीसी 591 आया था, देखो। हाँ, एनसीआई 30% के हिसाब से कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, तो अपन हमेशा क्या मानेंगे? पूरा क्वेश्चन अपन पढ़ चुके, कोई फेयर वैल्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दी है उसमें, तो कोई भी फेयर वैल्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसमें क्या आ जाएगा? कुछ भी नहीं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 516.5 लाख इंटू 30% निकाल लोगे तो आएगा 154.95 वाला आएगा, और इसके हिसाब से अपनी गुडविल आ जाएगी। गुडविल जैसे ही आई तो अपने को क्या करना है? क्वेश्चन में क्या बोला है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो यहां पे आपसे जर्नल एंट्री पूछी नहीं है। अब पूछी नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछी जरूर नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। कैसे करोगे? सिंपल, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट इन डायनामिक डेबिट दिस, टू इक्विटी शेयर कैपिटल दिस, टू डेफर्ड कंसिडरेशन दिस, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व दिस, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 420। सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम 420 कैसे आया और ये 140 कैसे आया? इसके लिए अपन यहां पे #1 देखते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को प्रॉपरली पूरा बैलेंस शीट में नोट भी तो बनाना पड़ेगा। 560 की टोटल शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अपन दे रहे थे परचेज कंसिडरेशन के टाइम पे। ये देखो, इसका ब्रेकअप करते हैं अब अपन। ब्रेकअप कैसे करेंगे? शेयर कैपिटल 10 रुपए पर शेयर नॉमिनल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि भाई साहब अब प्रोफेशनल लिमिटेड की बारे में बात हो रही है। डायनेमिक में तो 100 रुपीज पर शेयर था, लेकिन अब जो 560 की बात होगी वो किसके बेसिस पे बात होगी? प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल की नॉमिनल फेस वैल्यू कितनी है शेयर्स की? एक शेयर की 10 रुपए है और 40 पेयर वैल्यू है, तो कहना ही से 10 रुपए फेस वैल्यू हो जाएगी और 30 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम से जाएगा। यस और नो? हाँ, तो देखो 40 लाख शेयर इंटू 70% इंटू 1/2, 14 लाख शेयर हैं, तो शेयर कैपिटल आ जाएगी 140 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे आ जाएगा? सिंपल है, 14 लाख इंटू 30। तो ये देखो, ये एंट्री में 14 लाख इंटू 10 किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम में 14 लाख इंटू 30, 14 3 42 और इंटू 10। ठीक है, ग्रुप में क्या आएगा? नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू एनसीआई और टू इन्वेस्टमेंट इन डायनेमिक और गुडविल बैलेंसिंग फिगर। बस हो गई एंट्री। अच्छा, एक्चुअल में तो आपसे उसने क्या पूछा है? बैलेंस शीट। अच्छा, किसकी बुक्स में पूछी? ग्रुप की पूछी है कि प्रोफेशनल लिमिटेड की पूछी है? भाई साहब प्रोफेशनल लिमिटेड की पूछी है, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बारे में बात हो रही है। चलो बना लेते हैं। सबसे पहले नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पीपीई 300, अदर इन्वेस्टमेंट 400, इन्वेस्टमेंट इन डी 591.43, गुडविल 0, डेफर्ड टैक्स एसेट 0, इन्वेंट्री 250। ये बहुत आसान है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बनाना। ट्रेड रिसीवेबल 450, बैंक 200, अदर 400 दिया हुआ है, और इक्विटी में क्या आ जाएगा? ऑलरेडी पहले से 500 की थी शेयर कैपिटल और इस बार 140 की और आ गई ड्यू टू बिजनेस एक्विजिशन, तो 500 प्लस 140, और रिजर्व्स में भी तो आएगा 420 का इंपैक्ट। यस और नो? हाँ सर, तो रिजर्व भी बढ़ जाएंगे आपके। रिजर्व के लिए ना आपने नोट नंबर 2 बना लिया, इसमें तो डायरेक्ट आपने कर दिया। ठीक है, एनसीआई कुछ भी नहीं आएगा। एनसीआई कुछ भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो ग्रुप में आता है ना। एनसीआई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां से आ जाएगा? हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 250, ये और ये जो ब्रैकेट दिया है ना, ये मैंने आपको पता साथ ही साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी बैलेंस शीट बना दी, मतलब पूरे ग्रुप की बैलेंस शीट भी यहां से मैंने आपको बना के दे दी है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कल को उन्होंने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूछ ली तो हाँ, फिर आप बोलोगे आईसीआई तो गलत करता है। आईसीआई क्यों गलत करता है? आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, सिंपल।
चलिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी बैलेंस शीट में दी है, डेफर्ड कंसीडरेशन आ जाएगा 28.93 का, हाँ सर। इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, प्रोविजन फॉर लॉ सूट, यहां पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अदर इक्विटी में ऑलरेडी रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हैं, ओसीआई 80, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व आ जाएगा 2.5 का, और 420 का क्या आ जाएगा, 420 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा, बस सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी रिजर्व भी नहीं, प्रीमियम, ठीक है। बस ये आ गया आपका अदर इक्विटी, खत्म, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में जो अपन ऐसा सोचें, ठीक है। इसके अलावा अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अपन बनाएंगे, ये तो हो गया सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर अपन बात करें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो 300 सब्सिडरी के भी ऐड कर दो, यहां सब्सिडरी के फिगर्स ऐड करते जाओ, गुडविल ग्रुप में ही आएगी, डीटीए ग्रुप में ही आएगा, सेपरेट में नहीं आता, ये तो सारे कोई दिक्कत ही नहीं थी। बस यहां पे आ जाओ, कहां पे 640, 1232 ये भी सेम रहेगा, एनसीआई आ जाएगा 154.95, बाकी सारी चीजें सेम, ये भी सेम। यहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेबल सब्सिडरी के भी ऐड होते चले जाएंगे, ये सब आ जाएगा, और ये इसका टोटल हो जाएगा 3506.38। आपकी बैलेंस शीट वन शॉट टोटल होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या बोलता है, एच लिमिटेड ने एक्वायर किया है इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड को, लिस्टेड एंटिटी इन 2 ट्रंचेस, एक 15% और फिर उसके बाद 45%। तो 1 जनवरी 2017 इज द डेट ऑफ एक्विजिशन, भाई साहब याद रखना। बोथ दी एवं मेंशन्ड कंपनीज हैव रुपीज एज देयर फंक्शनल करेंसी, मतलब उनकी फंक्शनल करेंसी क्या है, रुपीज है, ठीक है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर एस लिमिटेड ऑन 1 जनवरी, ये नहीं बोलते तो हमें पता ही नहीं चलता, जैसे ये मालूम है भाई 45, मतलब 15% पहले से था, 1 जनवरी को 45 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया 60 जिस दिन हुआ मतलब उसी दिन कंट्रोल हो गया ना। आइडेंटिफाइंग द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी, ठीक है। ये बैलेंस शीट की फिगर्स हैं, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू दी हुई सबकी। अदर इंफॉर्मेशन में आते हैं, लॉ सूट फाइल्ड फॉर अ क्लेम ऑफ 2 करोड़, उसकी फेयर वैल्यू है 0.5। इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ दिस रिसोर्स एंड एनी अमाउंट विच वुड बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉ सूट विल बी टैक्स डिडक्टेबल, ये नहीं भी बोलते तो भी अपन उसको लेते वहां पे। इनकम टैक्स डिमांड ऑफ 7 करोड़ रेज्ड बाय द अथॉरिटीज, एस लिमिटेड हैज चैलेंज्ड द अमाउंट 2 करोड़। ये नॉट प्रोबेबल है दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स, ये प्रोबेबल नहीं है, मतलब ये अमाउंट हो सकता था देना है, लेकिन कंपनी का एस्टिमेशन क्या है, मैनेजमेंट का एस्टिमेशन क्या है कि इसको पे नहीं करना है। In relation to the above mentioned contingent liabilities, S Limited have given an indemnification undertaking to H Limited up to maximum 1 करोड़। सब्सिडरी ने पेरेंट को, मतलब एक्वायरी ने एक्वायरर को क्या दे के रखा है, 1 करोड़ का इंडेमनिफिकेशन का गारंटी, मतलब मिनिमम गारंटीड अमाउंट, ओके। 1 करोड़ रिप्रेजेंट्स द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू, अच्छा ये जो 1 करोड़ है ये फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है। एनी अमाउंट which would be received in respect of the above undertaking shall not be taxable. The tax base of assets and liabilities of S Limited is equal to their respecting carrying values being recognized in balance sheet। मतलब ये जो बुक वैल्यू दी ना बैलेंस शीट में, ये आपकी क्या होगी टैक्स बेस, और ये फेयर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी कैरिंग अमाउंट एज पर इंड AS 12, और उसके बेसिस पे आप क्या निकालोगे, डेफर्ड टैक्स असेट्स और लायबिलिटीज। यस और नो, यस। आ जाओ आगे पढ़ते हैं। On 1st January, H Limited has paid 50 crore in cash to the shareholders of S Limited. Additionally, on 31st March 2019, he will pay 30 crores to the selling shareholders if the return on equity for the year ended 31st March is more than 25%. H Limited has estimated the fair value of this obligation as on 1st January was 22 crores and 23 crores respectively on 31st March also. The change in fair value of the obligation is attributable to the change in facts and circumstances after the acquisition date. Quoted price of equity shares of S Limited as various dates. 1 जनवरी की 395 दी है, मतलब NCI एट फेयर वैल्यू आएगा। 31 मार्च 420 दी हुई है, तो NCI चेंज हो सकती है क्या, बिल्कुल। 31 मई 2017 H Limited learned that the certain customer relationship, अच्छा देखो, existing as on 1st January 2017 which met the recognition criteria of intangible asset on the date where on the date 31st March 2017 the fair value of such customer relation
on 1st January was 3.5. Assume there are no temporary difference associated with this. Okay, 3.5 crores की separate transaction cost pre-existing relationship के कारण. 31st May 2017 itself, H Limited further learned that during the additional customer relation being developed during 1st January 2017 and 31st March 2017, the fair value of such relationship has increased to 4 crore. 3.5 से 4 करोड़ हो गई आगे जाके. ठीक है. On 31st December 2017, H Limited established that it has obtained all the necessary information for accounting of business combination and that of more information is not obtainable. H Limited and S Limited are not related parties, follow Ind AS for financial reporting, and income tax rate is 30%. You are required to provide your detailed responses to the following along with the reason. What should be the goodwill at or gain or bargain purchase to be recognized by H Limited in its financial statement for 31st March 2017? For this purpose, measure the NCI using PSNA. अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन में बोला PSNA. ठीक है. अच्छा, will the amount of NCI, goodwill or bargain purchase so recognized in A change subsequent to 31st March? If yes, provide the relevant journal entries. Okay. What should be the accounting treatment of the contingent consideration on 31st March 2017? Balance sheet नहीं पूछी, बाकी सारे एडजस्टमेंट पूछे हैं स्टेप नंबर 6 तक. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ओके, तो फटाफट से इसको अपन सॉल्व करते हैं. चलिए, तो आ जाते हैं स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 बहुत सिंपल. लीगल एक्वायरर और अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है? सेम ही है, एच लिमिटेड. 60% स्टेक है उनके पास, तो एनसीआई का स्टेक कितना हो जाएगा? 40%. 40% हो गया. अब आ जाते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन, तो 1st जनवरी 2017. स्टेप नंबर 3 में जाते हैं नाटो, लेकिन उससे पहले बनाना पड़ेगा अपने को कैलकुलेशन काय का, टीटीए और डीटीएल का. इस बार सारे एसेट्स आएंगे. तो पीपीई की वैल्यू कितनी दी है? 90 दी होगी, 40, ये सारी चीजें दी हैं. लेकिन याद रखना कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 2.5 और 2 करोड़ की क्या ये लेनी पड़ेगी आपको, क्या टैक्स बेस, और इनका डिफरेंस निकालना रहेगा. इंडेमनिफिकेशन आपका दोनों में 1 ही रहेगा, चाहे वो बुक वैल्यू या वो 0. टोटल 309.5, 92.5 का डीटीएल आएगा इसमें. तो इस डीटीएल को आप कहां पे कंसिडर करोगे बेटा? आप इसको लेके जाओगे यहां, नोट नंबर 1. गॉट इट? हां सर. अच्छा, इसके अलावा सबका फेयर वैल्यू निकाल के रखोगे, ये सारे के सारे फेयर वैल्यू में आएंगे. साथ ही साथ यहां पे इन्वेस्टमेंट इंडेमनिफिकेशन ऑफ एसेट भी कंसिडर करोगे. ट्रेड पेबल, बोरोइंग, प्रोविजन फॉर वारंटीज, करंट टैक्स और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 2.5, ये लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या? पीसी. ठीक है. ये जैसे ही पीसी सॉरी नेट एसेट्स टेकन ओवर, इस नेट एसेट्स टेकन ओवर के बाद यहां पे अपन निकालेंगे पीसी. अब पीसी के लिए उन्होंने क्या बोला था? ध्यान से, पीसी के लिए क्या बोला था? पीसी के लिए उन्होंने क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी थी? फटाफट से अपन इस पे आ जाते हैं. तो ये दिया हुआ है आपको 1/2, और इसके बाद यहां पे क्या दिया है? फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड ऑन 1st जनवरी 2017 इज 10,000 पर शेयर. 10,000 पर शेयर है उनकी फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो अपन क्या करेंगे? 12/100 इंटू 45%. क्यों? क्योंकि 45% का परचेज किया ना आज. बट सर टोटल तो 60 हो रहा. अरे बट 15% तो पहले से परचेज करके रखा है ना दोस्तों. तो अपन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 45% लेंगे. ऑन द एक्विजिशन डेट कितना परचेज किया वो लेंगे, और इनटू एक्सचेंज रेशियो 1/2 और 10,000 रुपए पर शेयर. तो ये अपना आ जाएगा कितना? रुपीज इन करोड़, 270 करोड़. अच्छा, प्लस कैश कंसिडरेशन उन्होंने 50 का बोला था, और कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन कितना है? 22 का है. 22 का कंटिंजेंट कंसिडरेशन है. यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला? 50 ये और 30 इसको दे रहे हैं, लेकिन 1 जनवरी को उसकी फेयर वैल्यू 22 ही थी, तो अपन 22 देंगे, और जब ग्रुप के बारे में बात करें तो 23 कंसिडर करेंगे. इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते टाइम अपन यहाँ पे देखेंगे, और तो कुछ नहीं है, तो ये 342 हो जाएगा. फिर गुडविल और गेन और बार्गेन परचेस निकालते वक्त अपन क्या करेंगे? नेट एसेट को कंसिडर करेंगे, पीसी को कंसिडर करेंगे, ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट्स मेड हैं उनको भी निकाल लेंगे. और उनको निकालने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं दिया. नहीं बेटा, ऐसा नहीं है. देखो आपको याद है फेयर वैल्यू भी दी हुई है. ये जो फेयर वैल्यू दी ना 350 पर शेयर, ये 350 पर शेयर कब काम आएगी? ये देखो 1 नवंबर 2016 को जब इन्होंने 15% स्टेक परचेज किया था, उस दिन कितना? 350 पर शेयर था. तो अपन को ये उसी दिन के लिए दे के रखा हुआ
है इंफॉर्मेशन। तो ये देखो, और उसके बाद 12 डिवाइड बाय 100 इंटू 15%, लेकिन आज उसकी फेयर वैल्यू कितनी है जब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपने को लेनी पड़ेगी 395। दिस लेस पीएसएनए से निकालना है अपने को, तो 40% कर देंगे, ये आ जाएगा अपनी गुडविल। इस गुडविल को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिकॉर्ड करोगे वो देख लो। तो इन्वेस्टमेंट इन एस, अगर मैं सिर्फ यहां पे अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूं, एच लिमिटेड की बुक्स की बात करूं, तो इन्वेस्टमेंट इन एस टू बैंक सबसे पहले 350 12 इंटू 15%, ये एंट्री पास हुई। फिर इसको आपने रीमीजर किया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, कंट्रोल के टाइम पे रीमीजर किया आपने इसको, यस और नो। और यहां पर जैसे ही आपने रीमीजर किया उसके बाद आप परचेज कंसिडरेशन वाली जो एंट्री है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिमिटेड या एस लिमिटेड, डेबिट टू इक्विटी टू बैंक टू प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन, और ये आ जाएगी। और इसके बाद प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने डेट ऑफ एक्विजिशन पे 22 करोड़ की कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसके बाद 1 रुपए से बढ़ गया, तो 31 मार्च को वो कितने का हो जाएगा, 23 करोड़ का, तो 1 करोड़ से बढ़ाना पड़ेगा उसको। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या एंट्री होगी, 31 मार्च को ही डायरेक्ट होगी। और कस्टमर रिलेशनशिप देखो, पहले वो 3.5 थी, उसमें से गुडविल कितने की और एनसीआई कितने की, बस ये दिखाना है अपने को, याद रखना। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये मैंने आपको क्या किया है, देखो ये आपका फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में उन्होंने आपसे ये पूछा, ये एंट्री पूछी और ये एंट्री पूछी, बस बाकी की चीजें सब वर्किंग नोट है इस क्वेश्चन में। गॉट इट जी। अब आ जाते हैं, अपना पूरा एक्विजिशन मेथड खत्म हुआ, अब आ जाते हैं अपन रिवर्स एक्विजिशन मेथड पर। रिवर्स एक्विजिशन मेथड में याद रखना कि पीसी कोई और पे कर रहा है तो वो हो जाएगा लीगल एक्वायरर, और कंट्रोल जिसके हाथ में आ गया वो हो जाएगा अकाउंटिंग एक्वायरर। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस इसके देखे थे। यहां पे व्हेन स्मॉल कंपनी टेक्स ओवर द बिग कंपनी, पीसी इज पेड बाय स्मॉल कंपनी टू बिग कंपनी, बट बिग कंपनी हैज नो कंट्रोल ओवर द कंबाइंड एंटिटी। एचडी लिमिटेड इश्यूज इक्विटी शेयर्स 1:1 के रेशियो में, और संस्कार लिमिटेड का एक्विजिशन किया। संस्कार लिमिटेड के पास थे 300 शेयर्स, एचडी लिमिटेड के पास 100 शेयर थे, उन्होंने 300 शेयर्स नए इशू करे, तो एचडी लिमिटेड के टोटल शेयर्स कितने हो गए, 400, लेकिन 400 में से 300 तो संस्कार के शेयर होल्डर्स के हो गए, तो कहना इससे संस्कार लिमिटेड का रिवर्स एक्विजिशन कर लिया सामने वाले का, यस और नो, यस। अच्छा, अकाउंटिंग एक्वायरर कौन हो जाएगा यहां पे, तो अकाउंटिंग एक्वायरर बेटा कौन है, एचडी लिमिटेड नहीं है, संस्कार लिमिटेड है, ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग विल बी डन ऑलवेज इन द बुक्स ऑफ लीगल एक्वायरर, ये सबसे नया कंसेप्ट, क्या लीगल एक्वायरर की बुक्स में ही अकाउंटिंग होगी, मतलब इस एग्जांपल के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एचडी लिमिटेड की बुक्स में अकाउंटिंग होगी। ओके, कुछ रूल्स इस अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या है, पीसी शुड ऑलवेज फ्लो टू द अकाउंटिंग एक्वायरी, ठीक है। अकाउंटिंग एक्वायरर्स असेट्स लायबिलिटी, अकाउंटिंग एक्वायरर्स की जो असेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब बेसिकली जिसका एक्विजिशन हुआ, अपने एग्जांपल में कौन है, संस्कार लिमिटेड, उसके असेट्स लायबिलिटी इक्विटी अदर इक्विटी बुक वैल्यू पे अपन कंसीडर करेंगे, और साथ ही साथ अकाउंटिंग एक्वायरी जो एचडी लिमिटेड है उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को अपन फेयर वैल्यू पे लेंगे। गॉट इट, ठीक है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, एक तो हो सकता है अमालगमेशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन। सर अमालगमेशन में क्या होगा, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मिलके ए बी लिमिटेड बना रहे हैं, या फिर कोई सी लिमिटेड बनी जिसमें जो टेक ओवर कर रही है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को, या फिर यहां पे दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ए लिमिटेड टेक्स ओवर बी लिमिटेड। तो इस तरीके से ये अपन ने AS14 में भी इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हुए हैं, ठीक है। बस ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। अगेन अगर अमलगमेशन मतलब एक नई एंटिटी बन रही है या एक नई एंटिटी टेक ओवर के लिए आई है, तो उसके केस में क्या होगा, आइडेंटिफाई द एक्वायरर, स्टेप नंबर 1, डेट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, ओके। फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी, अगेन वही अपन वहां पे क्या करते थे, वहां पे एक्वायरर की बुक्स में निकालते थे नेट एसेट्स, यस और नो, और फेयर वैल्यू के बेसिस पे ही निकालते थे। हाँ, तो यहां अकाउंटिंग एक्वायरी कोई और नहीं, एचडी लिमिटेड है, ये कोई और नहीं, ये वही एंटिटी है जो पीसी पे कर रही है, बेसिकली लीगल एक्वायरर। ओके, हाँ। टीसी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशूड इनटू फेयर वैल्यू ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलेंगे, अगर कोई स्वैप रेशियो दिया हुआ है, स्वैप रेशियो मतलब एक्सचेंज रेशियो दिया हुआ है, इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी मतलब एचडी लिमिटेड, या फिर और उसका इनटू किससे करोगे आप, उस बेसिस पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशू कितने होंगे वो, और उसमें फेयर वैल्यू किसकी कंसीडर कर लोगे,
अकाउंटिंग में जो नई कंपनी बन रही है, नई कंपनी बन रही है मतलब अमालगमेशन के हिसाब से जो नई कंपनी आ रही है। अब यहां पर बस याद रखना वर्ड्स वही हैं जो एक्विजिशन मेथड में थे, यहां पर अमालगमेशन में मत बह जाना क्यों नहीं AS14 ये भाड़ में जान दो, अमालगमेशन में आधा स्टैंडर्ड ही गलत है। वो अमालगमेशन जो आप पढ़ते हो वो गलत है बेसिकली, उसमें कई सारी चीजें बिना सिर पैर की हैं, बट यहां पे आपको लॉजिकली चलना है। आपको क्या करना है, फेयर वैल्यू उस दिन देखना है इक्विटी शेयर्स की, ठीक है, एक्वायरर के हिसाब से, एक्वायरर मतलब न्यू कंपनी के हिसाब से। अच्छा, स्वैप रेशियो हमेशा वही जिसका टेक ओवर हो रहा है डिवाइड बाई जो कर रहा है टेक ओवर, जिसके साथ हो रहा है उसको ऊपर कर देंगे और जिसके साथ जो कर रहा है वो नीचे आ जाएगा बेसिकली। तो ये इससे आपका स्वैप रेशियो निकल जाएगा। फिर अपन वही स्टेप नंबर 5 गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज, फिर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ लीगल एक्वायरर, खत्म। सेम क्वेश्चन, सेम स्टेप्स हैं, 5-6 स्टेप्स, और उसके बाद अगर कुछ पूछा तो बैलेंस शीट बना देने का। एब्सॉर्प्शन क्या होगा, जब स्मॉल कंपनी टेक्स ओवर बिग कंपनी, लीगल एक्वायरर एंड अकाउंटिंग एक्वायरी, ये स्मॉल कंपनी यही होगी और अकाउंटिंग एक्वायरर कौन होगा, बिग कंपनी। एंट्री काय में होगी, स्मॉल कंपनी में, दैट इज लीगल और अकाउंटिंग एक्वायरी। इसमें बेसिक रूल्स क्या होंगे, वही 5 डी। अच्छा, यहां पे रूल्स अलग हैं, अभी तक रूल्स सब सेम थे, यहां पे रूल्स अलग हो जाएंगे। डी रिकॉग्नाइज करनी है अपने को बैलेंस शीट ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे जितने भी बैलेंसेस आ रहे हैं अकाउंटिंग एक्वायरी के बुक्स में, अकाउंटिंग एक्वायरी कौन है, ये स्मॉल कंपनी जिसने पीसी पे किया है, अपने केस में एचडी लिमिटेड, ठीक है। ये खरीदने गए थे सामने वाले को, परचेज कंसिडरेशन पे किया और परचेज कंसिडरेशन पे करते से ही इनकी कंपनी का कंट्रोल ही जिस कंपनी को खरीदा उसके शेयर होल्डर्स के पास चला गया, तो इनके साथ मोए मोए हो गया बेसिकली, ठीक है। अब क्या हुआ, रिकॉग्नाइज करो बैलेंस शीट को अकाउंटिंग एक्वायरर की एट बुक वैल्यू, ओके। रिकॉग्नाइज असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी एट फेयर वैल्यू, पेमेंट करो पीसी का और बैलेंस शीट बना दो, बस ये 5 चीजें। स्टेप्स कैसे सॉल्व याद रखने हैं, तो स्टेप अपने 6 रहेंगे इसमें, बस ये 6 स्टेप्स अपने को ध्यान रहना, तो अपन क्वेश्चंस कर लेंगे और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। फिर अपन फटाफट से इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके स्टेप समझ लेते हैं। अगेन आइडेंटिफाई द एक्वायरर कौन है, डेट ऑफ एक्विजिशन, फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी, पीसी, पीसी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट इज अकाउंटिंग एक्वायरी इनटू फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग एक्वायरी, गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज, स्टेप 5 अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ एलए। देखो आपको एक्विजिशन मेथड आ गया ना, तो बाकी सब सेम है, कुछ भी नहीं है। चलो, तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको फटाफट से खत्म कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ऑन 30 सितंबर A Limited issues 2.5 shares in exchange for each share of B Limited. Therefore, A issues 150 shares in exchange of 60 shares of B. ठीक है, 30 सितंबर को A ने 2.5 शेयर इन एक्सचेंज ऑफ B शेयर, एक शेयर B के बदले, B के एक शेयर के बदले में 2.5 शेयर दिए A ने, तो टोटल इन्होंने 150 शेयर दिए इन एक्सचेंज ऑफ 60 शेयर्स ऑफ B। फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर कितनी है B के ऑन 30 सितंबर ₹40, quoted price of A share on the same date was 16, fair value of the non-current asset is 1500 on 30/9/2011। A Limited के carrying amount, A Limited के assets और liability की बैलेंस शीट दी हुई है, और ये मॉक टेस्ट पेपर May 18, मॉक टेस्ट पेपर May 18 का क्वेश्चन है, ये May 18 का क्वेश्चन है बेटा ये, और ये आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2 पेज 12.121 पे दिया हुआ है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा क्या है आपसे, कुछ नहीं, आपको सारी इंफॉर्मेशन अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन का मॉड्यूल निकालोगे तो आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा मैं बता देता हूं आपको। तो ये दिया हुआ है आपको, ये मैं कट कॉपी पेस्ट लिया है। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, मेजर गुडविल एंड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2011। ये पेज 12.121 का क्वेश्चन है। इसमें ये देखो बैलेंस शीट के फिगर्स दोनों ए और बी लिमिटेड के दिए हुए हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो एक्वायरर को, तो ए लिमिटेड ने इशू करा है बी लिमिटेड को 60 शेयर्स और हर शेयर के बदले में 2.5 दिए, तो 150, और ऑलरेडी ए के पास कितने थे 100 शेयर्स, तो टोटल 250 शेयर्स हैं। अब ए लिमिटेड ने पीसी जरूर पे किया है, लेकिन जो टोटल 250 शेयर्स हैं उसमें से 100 सिर्फ ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के और 150 तो किसके हो गए
दूसरे वाले के, तो उसके पास कंट्रोल चला गया। तो कहना ही से यहां पर लीगल एक्वायरर ए लिमिटेड है और अकाउंटिंग एक्वायरर बी लिमिटेड है, लेकिन हमें अकाउंटिंग करनी है ए लिमिटेड की बुक्स में। डेट ऑफ एक्विजिशन 30 सितंबर, फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड निकाल लो। तो अपने को क्या दिया है, नॉन करेंट एसेट की फेयर वैल्यू 1500 दी हुई है। हाँ, करेंट एसेट्स आपको कितने दिए हैं बैलेंस शीट में, 500, और लेस कर दो लायबिलिटीज 700 की, लायबिलिटीज एट पेबल वैल्यू, ये आ गया 1300। कैलकुलेट कर रहा है पीसी। अच्छा, यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग एक्वेरी कौन है, उसी की। क्यों? क्योंकि भाई आप सोचो ना, सामने वाले ने पीसी जरूर पे किया, लेकिन उसका ही चला गया ना सब कुछ, तो नेट एसेट्स भी किसके जाएंगे, डी रिकॉग्नाइज किसके होंगे, अकाउंटिंग एक्वेरी के। पीसी के लिए क्या किया उन्होंने, 16 रुपए के हिसाब से 100 शेयर्स दिए, 1600। गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज कैसे आया, 1300 और 1600 में डिफरेंस निकाल लो तो 300 का गुडविल आ गया। और अकाउंटिंग बुक्स में ए लिमिटेड के में क्या हुई, इक्विटी डेबिट अदर इक्विटी। अच्छा, सबसे पहले क्या किया उन्होंने जनरल एंट्री में, बीइंग अकाउंटिंग एक्वेरी बैलेंस शीट डी रिकॉग्नाइज्ड, बुक वैल्यू जो दी हुई थी वो सारी डी रिकॉग्नाइज कर दी। फिर बुक वैल्यू अकाउंटिंग एक्वायरर की भी बैलेंस शीट के सारे फिगर डी रिकॉग्नाइज किए। ठीक है, अब नई अकाउंटिंग नई बुक्स में नए अकाउंटिंग बैलेंसेस लेके आए, और कौन से पे, फेयर वैल्यू पर। तो ये जो फेयर वैल्यू 1500, बस बाकी सब तो सेम ही थे। अच्छा, ये यहां पे एक वेंडर के नाम से आ जाएगा, यहां सब इक्विटी और वो सारी चीजें देख लो। अच्छा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी 1600 डिस्चार्ज हो गया, परचेज कंसिडरेशन। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड बनाओगे तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 1500 प्लस 3000, गुडविल अलग से, करंट एसेट्स अलग से। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑन 31 मार्च बनानी थी, सॉरी 31 दिसंबर बनानी थी। ठीक है, इक्विटी 600 प्लस 1600, अदर इक्विटी 1400 और लायबिलिटी 1700 प्लस 700। बस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 12.24 एग्जांपल नंबर 9 दिया हुआ है। इसके बाद अपना नया कंसेप्ट आता है इस चैप्टर में, दैट इज कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन मतलब इन बिजनेस कॉम्बिनेशन वेयर कंट्रोल इज सेम बिफोर एंड आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसको अपन क्या बोलेंगे, देन डन सच ट्रांजैक्शन इज नोन एज कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। एक्विजिशन से पहले भी कंट्रोल उतना ही था और एक्विजिशन के बाद भी कंट्रोल उतना ही था, लेकिन ये जो एक्विजिशन के पहले और बाद के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कुछ और नहीं, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस। कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन की केस में अकाउंटिंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से होगी। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड सेम मेथड है जो अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में पढ़ते थे। ठीक है, ये सीसीटी का मतलब कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, इसकी काउंटिंग 103 इंडियस क्या बोलता है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है, ऑल एसेट्स और लायबिलिटीज आर टेकन ओवर अलोंग विद रिजर्व्स एंड सरप्लस एट बुक वैल्यू। अरे जो अपन वहां पे मर्जर के केस में करते थे ना एएस 14 में, बस वही चीज है। तो यहाँ पे नेट एसेट कैसे हो जाएगा, असेट्स एट बुक वैल्यू, लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू लेस रिजर्व्स एंड सरप्लस एट बुक वैल्यू। जो बचा वो होना चाहिए शेयर कैपिटल। अच्छा, तो नेट एसेट्स और शेयर कैपिटल बराबर होना चाहिए, लेकिन अगर इनके बीच में कोई डिफरेंस आया तो वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। और याद करो हमेशा वहां कैपिटल रिजर्व ही आता था बैलेंसिंग फिगर के नाम पर, वहां गुडविल कभी नहीं आती थी मर्जर के केस में भी। हाँ ओके, हाँ इसीलिए इक्विटी शेयर्स शुड ऑलवेज बी इशूड एट पार, इट कैन नॉट बी इशूड एट प्रीमियम। इस केस में हमेशा इक्विटी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम कभी नहीं होगा ऐसा केस। इसके एग्जांपल्स बता दो कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन के। जब सब्सिडरीज का मर्जर हो जाता है, जब सब्सिडरी का टेक ओवर हो जाएगा, जब स्पिन ऑफ में कुछ केसेस ऐसे हैं, हमेशा नहीं बट कुछ केसेस ऐसे हैं। ठीक है, चलो तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को दिया है क्या मॉड्यूल में, हाँ आप चाहो तो इलस्ट्रेशन नंबर 30, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 30 आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, बट इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा ए और बी लिमिटेड का, इसके लिए अपन देख लेते हैं। ए लिमिटेड बी लिमिटेड अमालगमेटेड ऑन 1 जनवरी 2002, न्यू कंपनी ए बी लिमिटेड वाज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, नई कंपनी क्या बनाई, ए बी लिमिटेड। ए लिमिटेड के बैलेंसेस और बी लिमिटेड के बैलेंसेस दिए हुए हैं, लायबिलिटीज के और असेट्स के। ए बी लिमिटेड ट्रांसफर्स रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स टू डिस्चार्ज द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। प्रिपेयर अ नोट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ पीसी एंड ड्राफ्टेड बैलेंस शीट ऑफ ए बी लिमिटेड अज्यूमिंग बोथ कंपनी A and B Limited are under common control transaction. Fair value of the assets of A Limited और B Limited ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, अपने को पीसी निकालना है। क्वेश्चन साइलेंट है तो वी विल एज्यूम पीसी शेयर कैपिटल ऑफ
ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, क्योंकि ए और बी मिलके एक नई ए बी लिमिटेड बना रहे हैं, तो दोनों की शेयर कैपिटल मिक्स कर लो। क्यों? क्योंकि पीसी से रिलेटेड और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ये बोला है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने हैं। तो भैया दोनों के शेयर होल्डर्स के लिए रिक्वायर्ड कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे? इसके 600 शेयर्स और इसके 700, टोटल 1300 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, तो 13,000 की कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना है। फटाफट से इसको क्वेश्चन को अगर आप करने जाओगे तो पीपी के दोनों के बैलेंसेस मिक्स कर दो, इन्वेस्टमेंट दोनों के मिक्स कर दो, इन्वेंट्री। अच्छा, लेकिन याद रखना पीपी के कौन से बैलेंसेस लोगे? ये 9500 और 1000 वाले, या जो बैलेंस शीट में दिए हैं? फटाफट से बताओ मुझे, 9500 और ये फेयर वैल्यू वाले या बुक वैल्यू वाले? कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है, बुक वैल्यू वाले बैलेंसेस हम लेंगे, तो 8500 और 7500 वाले बैलेंसेस हम लेंगे यहां पे। ये देखो, ठीक है, बहुत आसान है। कॉमन कंट्रोल तो हद आसान है, मतलब इसको तो अगर आप गलत कर रहे हो मतलब फिर आपको इलाज की जरूरत है, सिंपल। ये देखो, इसमें तो भयंकर ही आंख बंद करके बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल 13,000, अच्छा 3,050 किसके? इसके हैं शेयर्स, और ये 3,000, तो टोटल 6,050 हो जाएगी अपने अदर इक्विटी, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी ऐड हो जाएगी, ट्रेड पेबल्स भी ऐड हो जाएंगे। बस अब आ जाते हैं अपन इसमें स्पिन ऑफ के कंसेप्ट पर। स्पिन ऑफ में मैंने आपको बोला था अगर दो केस होंगे, एक तो सेल ऑफ डिवीजन होगा, एक होगा डीमर्जर। सेल ऑफ डिवीजन कब होगा? जब पीसी पे किया है सामने वाली कंपनी को, और डीमर्जर कब होगा? जब आपने कंपनी को पे नहीं किया, शेयर होल्डर्स को पे कर दिया सामने वाले की, तो ऐसा केस में क्या हो जाएगा? डीमर्जर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था, मीनिंग जो अपन ने कल की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया। देखो, इस चैप्टर में आपका एक्विजिशन मेथड में और रिवर्स एक्विजिशन में ज्यादा टाइम लगेगा, बाकी तो आपके हद इजी सारी चीजें क्वेश्चंस हैं। एचडी लिमिटेड विल गिव पीसी टू होम, ये देखो वही चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अच्छा, पीसी रिसीव फ्रॉम रिजल्टिंग कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी एज डिविडेंड एज पर इंड एस 105, तो उसको अपन डीमर्जर बोलते हैं, और इसको रिजल्टिंग कंपनी के पास चला जाता है, तो ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रिजल्टिंग कंपनी जो बची हुई कंपनी उसमें, तो सेल ऑफ डिवीजन आ जाता है। अच्छा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा डीमर्जर में और सेल ऑफ डिवीजन में? तो देखो, यूजुअली ये 3-4 कंडीशन अपने को डीमर्जर में देखनी है और 4 कंडीशन सेल ऑफ डिवीजन में देखनी है। इनके अलावा कोई और कंडीशन है तो फिर अपन को एक्विजिशन मेथड लगाना पड़ेगा। एक्विजिशन मेथड हमने बहुत, मतलब ये मान के चलो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपना बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिवीजन में एक्विजिशन मेथड में गया है, बाकी तो बहुत आसान है। मान लो अपनी एक कंपनी है, एचडी लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी एंड हर्ष लिमिटेड, अपन वही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। देखो, एचडी लिमिटेड ने पीसी पे किया हर्ष लिमिटेड के किसी यूनिट पे, और उस यूनिट की एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी एचडी लिमिटेड पे, तो एचडी लिमिटेड क्या होगी? रिजल्टिंग कंपनी हो गई, मतलब ये न्यू कंपनी है, यस और नो? हाँ। और यहां पे कोई डिवीजन बिका, अब बस यहां पे ये जो डिवीजन बिका है, अगर इसकी कंपनी पे गया, मतलब ये हर्ष लिमिटेड को गया है पीसी, तो क्या हो जाएगा? ये सेल ऑफ डिवीजन। लेकिन अगर इनके शेयर होल्डर्स के पास चला गया तो क्या हो जाएगा? डीमर्जर। अब ध्यान रखना, डीमर्जर के केस में अकाउंटिंग कैसे होगी, पहले उसमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या एचडी लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी है, हर्ष लिमिटेड हैज 1 शेयर से हर्षवर्धन शेयर होल्डर से, हर्षवर्धन मान लो एक हर्ष लिमिटेड में है और उसके पास 50% से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो देयरफॉर हर्षवर्धन कंट्रोल्स हर्ष लिमिटेड। अरे मतलब मान लो एचडी लिमिटेड ने जो ये यूनिट 1 परचेज करी है हर्ष लिमिटेड की, इसमें एक कोई शेयर होल्डर है, मान लो हर्षवर्धन के नाम से या हर्षित के नाम से, चलो ठीक है। अब ये जो हर्षवर्धन ही लेके चलते हैं अपन ने जो लिख के रखा है, ठीक है। हर्षवर्धन जो है ना, वो भाई इस कंपनी के इस पर्टिकुलर यूनिट में मोर देन 50% ऑफ द कंट्रोलिंग स्टेक रखता है। तो कहना ही से ये डीमर्जर के केस में जो भी पीसी जाएगा वो हर्षवर्धन के पास चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? हाँ, तो ये सेकंड कंडीशन यही है इंड एस की, कि अगर तो देन देयरफॉर हर्षवर्धन कंट्रोल्स द हर्ष लिमिटेड, yes or no? Yes. And a PC is given to the shareholder of Harsh Limited, that is Harshvardhan will get more than 50% of the equity shares of HD Limited. Hence Harshvardhan will control, Harshvardhan being the shareholder will control the HD Limited and also unit 1 of the Harsh Limited. और इससे क्या हो जाएगा? ये एक तरह से क्या हो गया मुझे बताओ। अब ये एक तरह से आपके पास क्या हो गया, ये यूनिट 1 में हर्षवर्धन का कंट्रोल था, यूनिट 1 में हर्षवर्धन का कंट्रोल था,
था कि नहीं था? अब वो यूनिट वन में अगर हर्षवर्धन का कंट्रोल था और आफ्टर एक्विजिशन अब एचडी लिमिटेड में भी हर्षवर्धन का कंट्रोल है, तो क्या हर्षवर्धन का कंट्रोल लूज हुआ आफ्टर एक्विजिशन? नहीं सर, वो पहले भी 50% से ज्यादा कंट्रोल करके रखा था, अभी भी कंट्रोल करके रखा है। कैन आई से इट इज अ कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन? हाँ सर, कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन का तो मतलब ही यही होता है कि बिफोर एंड आफ्टर एक्विजिशन सेम है पोजीशन। हाँ ओके, तो फिर कौन सी मेथड लगेगी सर? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, यही तो बोल रहा है इंड AS। तो फिर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड विल अप्लाई, और उसके क्वेश्चन अपन ने ऊपर देख ही लिए। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं है तो फिर एक्विजिशन मेथड लग जाएगा। ओके सर, सेल ऑफ डिवीजन में बताओ। सेल ऑफ डिवीजन में एचडी लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी, पीसी एचडी लिमिटेड इक्विटी शेयर्स टू हर्ष लिमिटेड, एंटायर इक्विटी शेयर्स ऑफ एचडी लिमिटेड हेल्ड बाय हर्ष लिमिटेड, therefore Harsh Limited HD Limited becomes wholly owned subsidiary of Harsh Limited। हाँ, therefore unit 1 is controlled by Harsh Limited before and after its sale of division। हाँ, तो भैया अब अगर इन्होंने सेम चीज सोच के देखना, मान लो अगर इन्होंने कंपनी को दिया तो हर्ष लिमिटेड तो पहले यूनिट 1 को कंट्रोल कर रही थी। हाँ, लेकिन अब यूनिट 1 को किसने? एचडी लिमिटेड ने कंट्रोल कर लिया। हाँ, और यहां पर सिंस, ध्यान से समझना है, इसी फिगर पे आ जाओ, ये जो हर्ष लिमिटेड है ये किसको कंट्रोल कर रही थी? यूनिट 1 को। अब इस यूनिट 1 पे किसका कंट्रोल हो गया? एचडी लिमिटेड का। और पीसी किसको गया? हर्ष लिमिटेड को। तो कहना इसे हर्ष लिमिटेड पहले इसे कंट्रोल कर रही थी, अब इसको कंट्रोल कर रही है। अगेन इट्स अ कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन। हाँ, तो फिर अगेन कौन सी मेथड लग जाएगी भाई साहब? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये देखो, ये मैंने लिखा भी है, पोस्ट एक्विजिशन हर्ष लिमिटेड, प्री एक्विजिशन हर्ष लिमिटेड ओनर था। बताओ, कंट्रोल इज सेम कंट्रोल। यहां पे हर्षवर्धन, कंट्रोल इज सेम। ये चार्ट अगर आप देखोगे तो वही चीज जो मैंने बोली ना, इसको समझाने की कोशिश करिए बस। आप मुझे बताओ, तो इसमें अगर ये कंडीशन 4 लगी तो फिर यहां भी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा? हाँ सर, अदरवाइज एक्विजिशन मेथड। ओके, बस यहां पे क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी हर्ष लिमिटेड में क्या होगा? क्लोज ऑल द एसेट्स ऑफ यूनिट्स सोल्ड। बस याद रखना, जो कंपनी बंद हो रही है, यहां पे बस 2 चीजें ध्यान रखना। एक, जो यूनिट बंद हो रही है ना, यूनिट जो बंद होगी उसमें क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? क्लोज पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द यूनिट सोल्ड, तो लायबिलिटी एट बुक वैल्यू टू असेट्स एट बुक वैल्यू, और जो भी डिफरेंस आया वो पीसी हो जाएगा आपका। हाँ, अच्छा, एनी डिफरेंस विल ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस ऑन मर्जर ट्रांसफर टू पीओआई, कैपिटल रिजर्व, और एक्विजिशन है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस पे जाएगा। गॉट इट? हाँ, पीसी रिसीव करने की एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर्स इन रिजल्टिंग कंपनी टू रिजल्टिंग कंपनी। ट्रीटमेंट ऑफ पीसी क्या आ जाएगा? डीमर्जर और सेल ऑफ डिवीजन। डीमर्जर में क्या आएगा? या तो कैपिटल रिजर्व या रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व कब आएगा? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्विजिशन मेथड, और एज अपीयर इन बैलेंस शीट एज करंट नॉन करंट एसेट। सेल ऑफ डिवीजन हुआ तो इन्वेस्टमेंट इन रिजल्टिंग कंपनी लिख के आएगा और ये नॉन करंट एसेट्स में दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये डिविडेंड है एज पर इंड AS 105। हाँ, और अगर रिजल्टिंग कंपनी बंद हो रही तो उसमें भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन एट फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू, मतलब एचडी लिमिटेड। ये तो यूनिट 1 ऑफ हर्ष लिमिटेड की बात हो रही थी, ये बात होगी यहाँ पे एचडी लिमिटेड की। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉमन कंट्रोल वाला ट्रांजेक्शन है, मेथड है, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट लगा तो बुक वैल्यू, और एक्विजिशन मेथड है तो फेयर वैल्यू। असेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज टू डीमर्ज्ड कंपनी जिसके नाम से पीसी आएगा, और मेंबर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी इन केस ऑफ डीमर्जर। देखो, डीमर्ज्ड कंपनी कब लिखोगे? सेल ऑफ डिवीजन के टाइम पर, सेल ऑफ डिवीजन के टाइम पर। और टू मेंबर ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी कब लिखोगे? जब डीमर्जर हो रहा है, मतलब डिविडेंड बांट रहे हो आप। गॉट इट? और ये कहां जाएगा? ये नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल पे जाएगा, और ये कहां जाएगा? ये इसमें डीमर्ज्ड कंपनी क्लोज हो जाएगा। गॉट इट? ये देखो, ये देख लो, क्योंकि देखो इन ऑल केस एचडी लिमिटेड तो बंद हो ही रही ना अपनी, ध्यान से देखना। इन ऑल द केसेस एचडी लिमिटेड तो बंद ही हो रही ना। क्यों? या तो यूनिट 1 के शेयर होल्डर्स के पास चला जा रहा है कंट्रोल, या फिर डीमर्ज कंपनी का कंट्रोल आ जा रहा है इस पे। बस ये चेक करना कि वो सीसीटी है या नहीं है, कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन है भी या नहीं है, बस यही देखना था।
इसके अलावा देखो इसमें लास्ट में क्या दिया है, आप ध्यान से देखना। हर्ष लिमिटेड में तो चले गए थे अपन, हाँ ये डिफरेंस कहां जाएगा, गुडविल और गेन और बार्गेन परचेज एक्विजिशन के मेथड में, और अगर सीसीटी मेथड है तो कैपिटल रिजर्व। बस पीसी पे कर रहे हो तो डीमर्ज्ड कंपनी में क्या होगा, अकाउंट डेबिट मेंबर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस अब इसको समझना है तो इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 38 अपने को देखना है, दैट इज पेज नंबर 12.97 पे जो दिया हुआ है, इसको अपन देख लेते हैं और इसी के साथ इसका चैप्टर भी खत्म कर लेते हैं फटाफट से। तो आ जाओ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा अपना, ठीक है। तो चलो, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड अमलगमेटेड ऑन 1 जनवरी 2012। क्या बोल रही है, ए कंपनी एबीएक्स मतलब एबी लिमिटेड बन रही है फॉर फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस। एबी लिमिटेड के बैलेंस शीट फिगर्स दिए हैं, समराइज बैलेंस शीट पूरी दी हुई है, और उसके बाद ये अदर इक्विटी का नोट भी दिया है। यहां पे क्या लिखा है, एबी लिमिटेड इशूड रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स टू डिस्चार्ज द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है। आई हैव टेकन अ ब्रेक ऑफ फॉर ड्रिंकिंग द वाटर, आप भी बीच में पॉज करके ब्रेक ले सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। चलो, और क्या बोला, ऑल्सो न्यू डिवेंचर्स वेयर इशूड इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड सीरीज ऑफ बोथ द कंपनीज, प्रिपेयर अ नोट शोइंग परचेज कंसिडरेशन, डिस्चार्ज देयरऑफ एंड ड्राफ्ट द बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड अज्यूमिंग बोथ कंपनीज आर अंडर कॉमन कंट्रोल। मतलब सीसीटी मतलब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा। लो, क्वेश्चन तो लप्पू हो गया अपने लिए। अच्छा, द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ ए लिमिटेड बी लिमिटेड आर एस फॉलोज, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन को पीसी कैलकुलेट करना है, तो पीसी कैसे कैलकुलेट करोगे आप, अपन तो अपने मेथड से चलेंगे। स्टेप 1, लीगल एक्वायरर ए बी लिमिटेड, अकाउंटिंग एक्वायरर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, क्योंकि कंट्रोल तो इन दोनों के ही पास में है, लेकिन ए बी लिमिटेड की बुक्स में अकाउंटिंग होगी। डेट ऑफ एक्विजिशन 1/1/2002, नाटो नेट एसेट्स टेकन ओवर बाई ए बी लिमिटेड, तो निकाल लो, दोनों का टोटल करते चले जाना है। तो दोनों का टोटल कैसे करोगे, 8500 7500, ये पूरा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में अपने को तो फेयर वैल्यू का भी ध्यान नहीं रखना है भाई साहब, बुक वैल्यू पे ही कैलकुलेशन होती चली जाएगी। देखो बुक वैल्यू पे ऐड करते चले जा रहे हैं अपन। देखो अब क्या है, आपने एक्विजिशन मेथड पढ़ ली ना, सबसे टफेस्ट चीज है इस चैप्टर की, तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं, सारी चीजें लप्पू है इंडेस 103 में, नाम बड़े दर्शन छोटे। आई डोंट नो लोग इतना एग्जैजरेट क्यों कर देते हैं इस इंडेस को, अदरवाइज ये इंडेस बहुत यूजफुल, बहुत लॉजिकल है। कोई अकाउंट्स का टीचर इसको पढ़ाए ना तो बहुत मजा आ जाए, अकाउंट्स का टीचर जो इंडेस में बिल्कुल जस्टिफाई करने मत जाए अगर लोग, और लॉजिकल वे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना तो बहुत आसानी से हो सकता है। यही चीज अगर मैं लिख के पूरा प्रॉपर सॉल्व करके बताऊंगा तो 20 घंटे, रिवीजन में 3-4 घंटे। चलो, तो ये अपना आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तक। फिर अपन लाइबिलिटीज को लेस कर देंगे, तो ये अपना आ रहा 18,750 के, नहीं से इतना इनका भी आना चाहिए। बस इन्होंने क्या किया है, देखो अपन ने अलग अलग, इन्होंने अलग अलग नहीं किया, अपन ने एक साथ कर दिया, तो अलग अलग नहीं किया, एक साथ कर दिया। तो देखो 90, 050 और 97, तो ये 18,750 ही आ रहा है, ठीक है। स्टेप 4, पीसी कैलकुलेट करेंगे, 1300 इक्विटी शेयर्स, 1300 कैसे, 600 उसके ए के और बी के 700, 10 के हिसाब से 13,000 अपना इक्विटी शेयर हो जाएगा। स्टेप 5 में आ जाएगा क्या, कैपिटल रिजर्व, कैसे 18,750 लेस 13,000 तो 5,750, और ये 5,750 कहां से एडजस्ट हो जाएगा, अदर इक्विटी से एडजस्ट हो जाएगा, यस और नो। ये देखो जनरल रिजर्व, पीओरएल, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिजर्व, ये सब लेस करते चले गए ना अपन। और यहां पीसी निकालते टाइम अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं, बस ये अपन ने निकाल लिया था इसका। स्टेप 5 में कैपिटल रिजर्व, बस और क्या निकालना था अपने को, देखो क्वेश्चन अगर देखोगे ध्यान से तो पीसी निकालना था, तो पीसी अपना आ गया। डिस्चार्ज कैसे होगा वो निकालना, और बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करना। बैलेंस शीट शायद मैंने नहीं बनाई होगी इसमें, हाँ बैलेंस शीट मैंने बच्चों को यहाँ पे रेफर ही करने को बोला होगा और होमवर्क के लिए दी थी, ओके। तो पार्ट 1 में देखो पीसी अपना आ गया, पीसी नहीं सॉरी नेट एसेट्स अपना आ गया पूरा, नेट एसेट्स टेकन ओवर, और उसके बाद पीसी कितना आना चाहिए था, 13,000 कैसे, 6,000 इसके शेयर्स ए के और बी के 7,000 शेयर्स, टोटल 60,000 शेयर कैपिटल इसकी और 70,000 ये। डिस्चार्ज कैसे हो जाएगा, नेट एसेट्स टेकन ओवर बाय ए लिमिटेड अपॉन नेट एसेट्स ऑफ ए एंड बी। तो देखो 9050 डिवाइड बाई 18,750 कर दोगे और इनटू परचेज कंसिडरेशन 13,000, तो आपको पता चल जाएगा बाइफर्केशन दोनों का, ठीक है।
तो ये आपको बाइफर्केशन मिल जाएंगे 6275 6725, ये आप निकाल सकते हो फटाफट से। डिस्चार्ज कैसे होगा पीसी, कुछ नहीं करना था आपको। देखो आपने जो ये निकाला ना नेट असेट्स, इसमें ए का कितना है और बी का कितना है, उसको डिवाइड कर दो टोटल से 18750 से, और 13000 जो टोटल पीसी उसमें डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट कर दो तो आ जाएगा आपका। इसके बाद आपको क्या करना था दूसरे वाले में, पहले तो बैलेंस शीट बनानी थी। अगर अंडर कॉमन कंट्रोल है तो कॉमन कंट्रोल की बैलेंस शीट को ड्राफ्ट इन्होंने कैसे किया, ये देखो ये देखो, ये इन्होंने बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट आप देख सकते हो, वैसे दोनों में 30,200 का ही टोटल आएगा, आसानी से आ जाएगा, बस दोनों के फिगर्स को टोटल करते चलना है और कुछ नहीं है। लेकिन एक पार्ट और इन्होंने दे के रखा है, एज्यूमिंग बी लिमिटेड इज अ लार्जर एंटिटी एंड देयर मैनेजमेंट विल टेक कंट्रोल ऑफ द एंटिटी ऑफ ए बी लिमिटेड। मतलब ये हो गया क्वेश्चन सेल ऑफ डिवीजन का। अब ये डिवीजन का हो गया तो ये कॉमन कंट्रोल का तो क्वेश्चन हुआ नहीं। हेंस अकाउंटिंग बिजनेस कॉम्बिनेशन विल अप्लाइड इन दिस केस बी लिमिटेड एंड ए लिमिटेड आर नॉट अंडर कॉमन कंट्रोल। क्यों? क्योंकि क्या एक्विजिशन के पहले और बाद में कंट्रोल सेम है? आंसर इज नो, बी लिमिटेड बड़ी होगी उसके पास कंट्रोल आ गया। हेंस अकाउंटिंग विल बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर इंड AS 103 फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन विल बी अप्लाइड। क्वेश्चन अराइजेस हियर इज हु इज द अकाउंटिंग एक्वायरर व्हिच इज इशूइंग द शेयर्स और AX लिमिटेड or BX limited as per accounting guidance provided in Ind AS 103. Sometimes the legal acquirer may not be the accounting acquirer. In the given scenario AB limited is issuing the shares but B limited post merger will have control. तो यहां पे कौन हो जाएगा? मतलब ये वही लाइन अपन ने जो छोटी सी लाइन देके रखते थे ना, लीगल एक्वायरर डज नॉट इक्वल टू अकाउंटिंग एक्वायरर। लीगल एक्वायरर यहाँ पे AB लिमिटेड है और अकाउंटिंग एक्वायरर यहाँ पे B लिमिटेड है, ठीक है। हाँ, लेकिन अकाउंटिंग इसकी बुक्स में होगी, अकाउंटिंग किसकी बुक्स में होगी जल्दी बताओ? AB लिमिटेड की बुक्स में। क्यों? हमने सीखा है कि बुक्स में एंट्री किसके बेसिस किसकी बुक्स में होगी? AB लिमिटेड की बुक्स में, ठीक है। अच्छा, फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है इनकी क्वेश्चन में? फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस 11,000 और 14,000 दी हुई है, तो अपने को ये जरूरत पड़ेगी। और वैल्यू पर शेयर 10, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1100 और 1400। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इन AB लिमिटेड में जो 2500 शेयर्स हैं उसमें से 44% किसका है? A का कंट्रोल है और 56% किसका है? B का कंट्रोल। तो ये अपने को दिखाना रहेगा, वही लीगल एक्वायरर नॉन वो दिखाने के लिए। तो अपन तो अपने स्टेटमेंट फॉर्म में ही करते चले जाना। इसके बाद अपने को क्या करना है? लास्ट में कैलकुलेशन करनी है पीसी की। तो पीसी कैसे निकलेगा भाई? We need to calculate number of shares to be issued by B limited to A limited to maintain same percentage, that is 56%. Thus 7,000 shares of B limited in the balance sheet represents 56%. This means that total number of shares would be 12,000%. मतलब जो 700 shares है ना, अरे अपन ने कैलकुलेट ये इसमें बुक्स में दिए हुए ना अपने को, ये देखो ये क्या है सर? ये 7,000 दिए तो इसका मतलब 700 शेयर्स होंगे बी लिमिटेड के पास। ये कितना रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? 56%। तो इसको डिवाइड कर दोगे 56% से तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि टोटल शेयर्स कितने हैं। तो टोटल शेयर्स वही बेसिक मैथ्स वाली कैलकुलेशन, 1250 शेयर्स हो जाएंगे, जिसमें से 700 शेयर्स अगर बी लिमिटेड के हैं तो ए के कितने हो जाएंगे? 550। बस पीसी कितना हो जाएगा? 550 शेयर्स इंटू 20 पर शेयर डिवाइड बाई 20 पर शेयर। और कुछ दिया है क्या? और तो कुछ भी नहीं दिया है, और कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने क्वेश्चन में। बस फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। 11,000 का क्या आ जाएगा आपका? पीसी। फिर अगेन यहां पे बस फर्क याद रखना, यहां पे पीपीई की फेयर वैल्यू आपको गिवन है, तो आप पीपीई की फेयर वैल्यू लेना 9,500 वाली। और क्या क्या की दी है? इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू आपको देके रखी है दोनों में, तो एक आपको इन्वेंट्री की भी फेयर वैल्यू ध्यान में रखनी रहेगी। बाकी हाँ, गुडविल रेफर कर लेना। क्यों? क्योंकि यहां पे कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, गुडविल आएगी साथ ही साथ। बाकी और तो कुछ इसमें नहीं है। यहां पर फेस वैल्यू 10 रहेगी तो 12,500। अदर इक्विटी का नोट नंबर 2 देख लेना। नोट नंबर 2 में जनरल रिजर्व, पीआरएल, इन्वेस्टमेंट, ये आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा 5500 का यहां पे। क्यों? क्योंकि 12,500, अब आप सोच के देखो, 12,500
इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, इसमें से 700 और 550 ये ऐसे आ रहे होंगे तो 10 रुपए के हिसाब से आ रहे होंगे, लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू तो कुछ और होगी ना, तो वो 10 के हिसाब से अलग से देखना पड़ेगा अपने को। यस और नो? आंसर इज यस। और तो कुछ नहीं दिया, बस बाकी जगहों पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी तो सब पूरा वही 30-200 आएगा आपका बैलेंस शीट में। अच्छा, यहां पे क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखोगे ना, तो इन्होंने कॉमन कंट्रोल वाली बैलेंस शीट नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने बी लिमिटेड के पास जब कंट्रोल आ गया उसकी बैलेंस शीट बनाई। हमें दोनों केस में हमें तो तीनों चीजें बनानी पड़ेंगी, पीसी, डिस्चार्ज और बैलेंस शीट, दोनों केसेस में अलग अलग, याद रखना। बस ये आईसीआई की गलती है इसमें, बाकी आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा कुछ है। इसके अलावा आप एक बार आईसीआई का आरटीपी जरूर देख लीजिएगा, May 24 वाला, उसमें आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन ऐसा है, बट एक बार देख लेते हैं फिर भी। FRRTP May 24 अपन देख ही लेते हैं ना। इंडेस 22, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन दिया है। बोरोइंग कॉस्ट 1027, कैश फ्लो 115, 110 भी दिया है। अच्छा, ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है 110 में। बस 103 का तो क्वेश्चन ही नहीं है आरटीपी में, तो कोई दिक्कत की बात एज सच नहीं है। एमटीपी जरूर देख लीजिएगा, एमटीपी अगर आपके पास डाउनलोडेड फॉर्म में हो तो उसमें देख लेना। मैं आपको गारंटी करता हूं 103 में जितनी पॉसिबल वैरायटी हो सकती है वो सारी अपन ने कर ली। अराउंड 4 घंटे, 2 घंटा पिछला वीडियो और 2 घंटे इस वीडियो विद क्वेश्चंस, पूरा अपन ने एग्जॉस्टिव तरीके से खत्म किया है। अच्छा लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, डू लेट मी नो कहीं कोई इंप्रूवमेंट है तो आई विल डू इट। ओके, चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो पे। इसके अलावा तब तक पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।